अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए नोवेल रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एपिसोड एपिसोड नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्ते दराम बाय अरीज शाह। हाय मैं मल गई, मार डाला मुझे अम्मा सही। अब कितने जालिम खातून हैं, ज़रा तरस नहीं आता आपको अपनी मासूम औलाद पर। वो कंधे सहलाती हुई बोली, अगर मासूम औलाद तुम जैसी होती है ना तो पता नहीं शैतानी औलाद कैसी किसे कहते हैं। यहाँ आओ वापस और बताओ मुझे कि तुम्हें तुम्हारे बाबा साईं से ऐसी कौन सी बात करनी है जिसकी वजह से तुम सुबह से कमरे के 30 चक्कर लगा चुकी हो। वो ज़रा सख्ती से बोली तो जाविशी ने अधूरी बात बताकर पछताई। नहीं अम्मा साईं, मुझे आपको नहीं बताना बताना मैं जानती हूँ। अगर मैंने आपको बता दिया तो अब आप बाबा साईं को पहले ही मना कर देंगी और मुझे इजाज़त ही नहीं देंगी। वो मुंह बनाती बेहद मासूमियत से इनके पास बैठती बोली तो अम्मा साईं को कुछ 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 समझ में आने लगा था। पिछले हफ्ते तुम ट्रिप की बात कर रही थी ना कि तुम्हारे कॉलेज में कोई ट्रिप जाने वाला है, या इसी ट्रिप से जुड़ी हुई कोई बात तो नहीं। देखो जाविश, अगर तुमने अपने बाबा साईं के सामने इस मामले में ज़िद की तो मैं तुम्हें सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो तुम। अम्मा साईं ने बातों ही बातों में से धमकी लगाई थी। नहीं नहीं अम्मा साईं, मैं बिल्कुल ज़िद नहीं करूंगी, बस बाबा साईं जी से इजाज़त लूंगी। अगर इजाज़त दे दी तो ठीक है, अगर इजाज़त ना दी तो ना सही। वो बेहद मासूमियत से अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा रही थी, लेकिन सामने इसकी अम्मा थी। अम्मा सही जानती थी जाविश इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो इजाज़त लेके ही दम लेगी। एक तो असगर शाह इसके मामले में नरम दिल के मालिक थे। छोटे होने का खूब फ़ायदा उठाती थी वो। असगर शाह दराम और जरनिक के मामले में जितने संजीदा थे, इसके मामले में इतने ही नरम। जाविश के जाविश की पैदाइश पर उन्होंने असगर शाह का वो रूप देखा था जो बाकी दोनों बच्चों के वक्त ना देख पाए। इसके तो इन्होंने वो लाड भी उठाए थे जिसका जरनिश और दराम नाम भी ना लेते थे। तुम इनके सामने जिक्र भी नहीं करोगी वो इन और अब हर बात पर जिद मत लगाया करो। जाविश अब निकाह हो चुका है तुम्हारा। अपने शोहर के मिजाज को समझो। अपना वक्त पर बात करने से बेहतर है कि तुम अपने शोहर के बारे में जानो। वो इसे समझा रही थी और इस रोज़ वाले टॉपिक से वो खासी बेजार हो चुकी थी। समझती तो हूँ मैं इनके मिजाज को। देखे आज मैंने इनके लिए अपने हाथों से बिरयानी बनाई है। इसने फ़ौरन अपना एहसान जताया था जो आज शाम जनीन बेगम ने ज़बरदस्ती से साहिर साईं की पसंद की बिरयानी बनवाई थी। कोई एहसान नहीं किया तुमने इसके लिए। खाना बनाकर शोहर है तुम्हारा, तुम ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। और वैसे भी आज तुम्हें बिरयानी बनाने की ज़रूरत क्या थी। आज तो साहिर साईं घर ही नहीं आने वाले। दराम साईं घर पे नहीं है ना, तो डेरे पर बहुत काम है। सब कुछ साहिर साईं ने ही संभाला है। अम्मा साईं अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि जाविश के लिए ये झटका काफ़ी था कि इसके 3 घंटे की मेहनत के जवाब में इसे खबर सुनने को मिली थी कि जिसके लिए इसने इतनी मेहनत की 3 घंटे बाद कि वो घर आने वाला ही नहीं था। क्या मतलब, डेरे पर काम है तो क्या आज घर नहीं आ सकते। और वैसे भी डेरा कितना दूर है, कम यहाँ से कम से कम खाना तो खा ही सकते हैं। खा कर चले जाएंगे। इतनी मेहनत से बनाई है मैंने बिरयानी, सारा दिन मैंने लगा दिया किचन में। देखें मेरी स्किन कितनी रफ़ हो गई है। और अब खबर मिली है जनाब खाने पर ही नहीं आ रहे, तो खाना थोड़ी ना इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है। वो तो खाते पीते बिना भी खाना खाए पिए बिना भी आराम से रह लेते हैं। अगर इनका सिगरेट इनसे दूर किया जाए तब मैं पूछूं, हाय मैंने कितनी मेहनत से खाना बनाया, अल्लाह करे वहाँ डेरे पर इनके सिगरेट ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ आकर मेरी बिरयानी नहीं खा सकते तो वहाँ इन्हें इनके सिगरेट ना मिले। हाय मेरी मेहनत, मेरा सारा दिन, मेरे 3 घंटे, यही 3 घंटे लगा के मैंने अपने ड्रामे की किस्तें देख लेती। वो अपनी ही दुहाइयाँ देती जा रही थी जबकि अम्मा साई नफ़ी में सर हिलाती उठकर कमरे से बाहर निकल गई। हाय मुझ मासूम की तो कोई सुनता ही नहीं। अल्लाह जी आप ही सुन लें, आप तो मेरी दुआ भी कबूल नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो बस आज साहिर शाह को घर आने पर मजबूर कर दें, वरना मेरी 3 घंटों की मेहनत वापस करें। मैं बस करें बस मैं नहीं जानती। वो आसमान की तरफ देखते अल्लाह के सामने अपनी ही शिकायतनामा खोल कर बैठी हुई थी। सबने इसके हाथ के बने 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 हुए खाने की तारीफ की थी। खासकर बाबा साईं ने तो पहली बार बिरयानी बनाने की खुशी में इसे नाम भी दिया था। और अम्मा साईं से छुप छुपा कर इसने बाबा साईं को ये भी बता दिया था कि वो इनसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हैं। लेकिन अम्मा साईं को इसकी बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अम्मा साईं नहीं चाहती थी कि वो कहीं पर भी जाए। वो अपनी बेटियों को हर तरह की आज़ादी देने के हक़ में थी, लेकिन वो इन्हें खुद से दूर भी नहीं भेज सकती थी क्योंकि इन्हें आजकल के माहौल पर बिल्कुल यकीन नहीं था। बोल बोल के ना कंटिन्यूस गला मेरा ख़राब हो जाता है। मेरा नहीं, सबका ख़राब हो जाता है। बाबा साईं ने खाने के बाद इसे स्टडी रूम में बुलाया, लेकिन अम्मा साईं के वहाँ होने की वजह से वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ट्रिप जाने में
4 दिन बाकी थे। इसे यकीन था वो किसी न किसी तरह इजाज़त लेने में कामयाब हो जाएगी। बहुत सारी तारीफ़ें वसूल करने के बाद वो आराम से कमरे में आकर गहरी नींद सो चुकी थी। आज इसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साहिर साईं घर वापस नहीं आने वाले थे, वरना इस गुस्सैले नशे की वजह से इसे अपनी नींदों की कुर्बानी तो रोज़ ही देनी पड़ती थी। लेकिन आज वो बिल्कुल रिलैक्स थी। इतनी सारी तारीफ़ें सुनने के बाद अब साहिर शाह के डाँट सुनने का इसका कोई मूड नहीं था। इसीलिए सोने से पहले इसने एक बार फिर से दुआ की थी, अल्लाह जी साहिर साईं को ना भेजना, इनकी सिगरेट मत ख़त्म करना। आज मैं इनकी शक्ल देखे बिना सोना चाहती हूँ, ताकि मुझे अच्छे-अच्छे ख्वाब आएँ। और अपने और अपने दिल से हर तरह के बुरे ख़यालात झटक कर वो आँखें मूंद चुकी थी। थोड़ी देर में वो गहरी नींद उतर गई थी, लेकिन शायद सुकून की नींद तो निकाह वाले दिन के बाद इसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी थी। इसका घर आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ताई अम्मी साई ने बताया था कि इनकी लाडली ने आज पहली बार साहिर के पसंद का खाना बनाया है। निकाह के बाद इसने किचन में आकर खाना बनाना शुरू कर ही दिया था। वैसे खाना बनाना तो इसे हमेशा से ही आता था, लेकिन वो इन सब कामों से ज़रा दूर ही रहती थी, क्योंकि ताया साईं का कहना था कि इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसे घर के कामों में मत उलझाओ। और इनके हुक्म के बाद ही ताई अम्मा साई ने इस पर घर के कामों की जिम्मेदारी तो नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ही सही इसे कोई ना कोई काम सिखाती रहती थी। लेकिन साहिर शाह की पसंद का खाना इसने पहली बार बनाया था, और साहिर को यकीन था कि इसने अपनी मर्ज़ी से हरगिज़ नहीं बनाया होगा, लेकिन इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि इसने कुछ बनाया तो था इसके लिए। इसने घर में कदम रखा तो रात का 1:30 बज रहा था। इस वक्त तक सब मुलाज़िमीन अपने-अपने का क्वार्टर्स में चले जाते थे। वो खुद भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। वो हमेशा से ही रात लेट ही घर वापस आया करता था। इसकी वापसी का वक्त 11 से 1 बजे के दौरान था। ये तो ताई अम्मा साईं की मोहब्बत थी कि इसके भूखे रहने के ख्याल से इसका इंतज़ार करती रहा करती थी, और अब उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपनी बेटी के हवाले कर दी थी। पहले तो वो शर्मिंदा हुआ करता था कि बेचारी ताई अम्मा साईं इतनी देर इसका इंतज़ार करती हैं, इसके लिए अपनी नींदें ख़राब करती हैं, लेकिन अब इसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, क्योंकि इसके हिसाब से ये ज़ाविश की ज़िम्मेदारी थी, बल्कि इसका फ़र्ज़ था कि वो अपने शौहर का इंतज़ार करे। अब तो वो जानबूझकर रात देर से घर आता था, क्योंकि अपनी मासूम लोमड़ी को अपने इंतज़ार में बैठे देखकर इसे अच्छा लगता था। वो नींद से भरी-भरी आँखों के साथ रोज़ इसके इंतज़ार में बैठी होती थी। कभी-कभी दिल मलामत करता था कि वो इस मासूम पर काफ़ी ज़ुल्म ढाता है, लेकिन इस ज़ुल्म का भी वो अपना ही मज़ा था, जो सिर्फ़ वही समझ सकता था। और फिर इस इंतज़ार की वजह से फ़जर के वक़्त वो ताई अम्मा साईं से बहुत सारी डाँट भी सुनती थी, और हर रोज़ सुबह नाश्ते के वक़्त इसका मुँह बना होता था, जो इसके लिए काफ़ी दिलचस्प था। इसने किचन में झाँका तो आज वो इसके इंतज़ार में नहीं बैठी थी, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, इसने पहले ही बता दिया था कि वो घर वापस नहीं आएगा, लेकिन वो इसका इंतज़ार भी तो कर सकती थी। आखिर वो कैसा पागल साइको है। आखिर वो इसका शौहर था, इसे भूखा छोड़कर वो कैसे आराम से अपनी नींदें पूरी कर रही थी, जो इसकी नज़र में तो जुर्म से कम नहीं था। इसने एक नज़र किचन में देखा, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अब वो इसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ तो नहीं कर सकता था। बेशक इसका वापस आने का इरादा नहीं था, लेकिन इसे वापस आने के लिए मजबूर करने वाली भी वही थी ना। ना बनाते इसके लिए बिरयानी तो शायद वो आज से लौट कर ना आता, लेकिन अब वो आ गया था तो दाविश को भी अपना फ़र्ज़ निभाना था। उठो लड़की, क्या घोड़े गधे बेचकर सोई हो? वो इसके सर पे सवार कब से जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ वाले टेबल पर सानिया आराम से सो रही थी, बेड पर सॉरी। नहीं 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 अल्लाह जी, मैंने आपको अच्छे ख्वाब दिखाने के लिए कहा था। नहीं मैंने नहीं देखना गंदा ख्वाब, प्लीज़ इस ख्वाब को ख़त्म करें। वो आंखें बंद किए बड़बड़ाई थी, जबकि खुद को बुरा ख्वाब कहने पर साहिर शाह के बेशकन माथे पर बेशुमार बल नुमाए हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ख्वाब में बुरा कहने की? वो इसका बाजू पकड़कर झटके से अपने मुकाबिल करता खड़ा कर चुका था। इसकी सारी नींद हवा हुई थी। गुस्सैले नशेई, मेरा मतलब साहिर शाह, आप तो नहीं आने वाले थे ना? वो आंखें मलती बेहद मासूमियत से बोली, जबकि नींद से बार-बार आंखें बंद हो रही थी। साहिर ने एक नज़र सानिया को देखा, और फिर इसका हाथ थामते हुए तकरीबन घसीटते हुए बाहर निकल गया। तुम्हें एहसास है लड़की, तुम्हारा शौहर भूखा प्यासा घर वापस आया, और तुम आराम से नींद पूरी कर रही हो? बहुत गलत बात है। चलो जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो इसे अपने साथ किचन की जानिब लाते हुए कह रहा था, जबकि वो बिना दुपट्टे बिना जूते के इसके साथ घसीटती चली आ रही थी। जो मुझे जूते तो पहने थे, मेरा दुपट्टा ऊपर रह गया। इसने जैसे ही किचन में कदम रखा, इसकी मिनाहट सुनाई थी। साहिर ने एक नज़र इसकी जानिब देखा, तो जैसे नज़रें पलटने से इनकार करके बिना दुपट्टे के इसका हसीन सरापा इसकी निगाहों के सामने था। इसने पूरे इस्तहसास से इसके वजूद को अपनी नज़रों की कैद में लिया। सर्दी अब इतनी भी नहीं है कि तुम बिना जूतों के ना रह सको। वैसे भी तो तुमने जूते ना पहनने की कसम खा रखी होती है, और दुपट्टे की ज़रूरत नहीं। यहाँ कोई गैर तो नहीं जिसके सामने तुम्हारा दुपट्टा पहनना ज़रूरी हो। जाओ जल्दी से खाना निकालो। वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए सिगरेट सुलगाने लगा। क्यों, सिगरेट से पेट नहीं भरता? वो पलट कर फ्रिज के करीब जाते हुए बड़बड़ाई।
इसने बेहद कम आवाज़ में कहा। लेकिन साहिर ने सुन लिया। जाविश ने बेइख्तियार अपनी गुस्ताख ज़बान दाँतों तले दबाई थी। ये सिगरेट पेट नहीं भरता, सिर्फ नशा पूरा करता है। वो गहरा कश लेते हुए बोला। मैंने ना इंटरनेट चेक किया था, सिगरेट पीने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये बहुत गलत होता है, इसे नहीं पीना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता आपको इसे पीकर क्या मिलता है, आखिर हासिल क्या होता है इसमें जो इसे पीना इतना ज़रूरी होता है। वो माइक्रोवेव से बिरयानी की गर्म प्लेट निकालते हुए इसके सामने रखने लगी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। इस तरह बिना चप्पल के यहाँ रुकना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और असल वजह वो दुपट्टे के बिना यहाँ थी। हाँ, वो इसका शौहर था, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी इनके दरमियान एक पर्दा था जिसकी वजह से साहिर से इसका यूं हिचकिचाना एक नॉर्मल सी बात थी। साहिर बिना इसकी बात को अहमियत दिए अपना सिगरेट मुकम्मल करने में मसरूफ़ था। ये बाद में भी पिया जा सकता है ना, पहले आप खाना खा लें। इसे मुसलसल सिगरेट लगाते देखकर वो तंग आ गई थी। इसे वापस अपने कमरे में जाना था। इस वक्त इसे बहुत नींद आ रही थी, और यूं बिना दुपट्टे के यहाँ रुक कर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन जानती थी कि साहिर बिना चाहे कि इसे जाने नहीं देगा। इसीलिए इसकी सिगरेट को देखते हुए बोली, जो आधे से कम हो चुकी थी। खाता हूँ यार, मुकम्मल तो करने दो। वो गहरा कश लेते हुए बोला तो जाविश ने इसे घूरा था। सिगरेट ना हो गया, आब हयात हो गया, जिसे पीना इतना ज़रूरी है। वो गुस्से से बड़बड़ाते चाय के लिए बर्तन निकालने लगे। तुम पियो तो पता चले कि नशे में क्या नशा है। वो एक और कश लेता मुस्कुराया था, तो इसने पलट कर इसे देखा और हाथ इसके सामने कर दिया। इसका नाजुक सरापा साहिर शाह को पूरी तरह से अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें सिगरेट पीना है? वो इसे देखते हुए पूछने लगा, और वो इसके इस तरह की उम्मीद तो हरगिज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो इसकी सोच से आगे थी। हाँ, तो आप ही तो कह रहे थे कि पियो तो पता चले कि इस नशे में क्या नशा है। तो दिखाएँ मुझे, मैं भी देखती हूँ कि इसमें क्या नशा है। वो इसे देखते हुए बोली। इसे यकीन था कि साहिर खुद अपना सिगरेट छोड़कर अपना खाना शुरू कर देगा, या फिर इस पर सख्ती करेगा, गुस्सा होगा, लेकिन अभी के लिए ये सिगरेट छोड़ देगा। लेकिन इसकी सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। साहिर ने लम्हे में अपना आधा अधूरा सिगरेट इसकी उंगली में फंसा दिया। लंबा कश लेना, मज़ा आएगा। वो आंख दबाता दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। तो जाविश ने बेयकीनी से इसे देखा। तरह नशेई बना मतलब कि वो इसे अपनी तरह नशेई बनाना चाहता था। अरे पियो ना, पहली बार कोशिश कर रही हो तो हो सकता है कड़वा भी लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। चलो जल्दी करो, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। वो खाने की प्लेट अपने सामने करता खाने में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि निगाहें इसके हाथ पर जमी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कोई नशेई थोड़ी हूँ। वो इसकी सोच पर अफसोस करते हुए बोली। तो साहिर ने निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा। तुम क्या हो क्या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे आखिरी कश लेकर तुमने मेरा नशा तोड़ा है, और अब तो तुम्हें ये कश लेना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि इसकी बात के बाद अब वो कभी साहिर को तो कभी अपने हाथ में पकड़े सिगरेट को देख रही थी। कैसा शौहर था इसका, जिसे सिगरेट पीने पर मजबूर करा था। ठीक ही कहती थी वो। साहिर अपने हमसफ़र को भी अपनी तरह नशेई बनाएगा। आप मुझे ज़बरदस्ती सिगरेट को पीने पर मजबूर नहीं कर सकते साहिर, मैं ये नहीं पीना चाहती, और वैसे भी ये बहुत बुरी चीज़ है। मैं ऐसी किसी चीज़ को कभी मुँह नहीं लगाऊंगी। गला मेरा ख़राब हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं पीऊँगी। वो इसे देखते हुए बोली, और सिगरेट का डस्टबिन में गिराने लगी, जब अचानक साहिर ने इसका हाथ सख्ती से थाम लिया। मैं कुछ नहीं जानता जाविश, तुमने मेरा नशा तोड़ा है। तुमने मुझसे सिगरेट की डिमांड की, मैंने तुम्हें दिया, और दिया भी दिया, वो भी अपना। वो सिगरेट जो मैं पी रहा था। तुम मुझे नशेई कहती हो ना? क्या तुम ये नहीं जानते कि एक नशेई के लिए इसका नशा कितना अहम है? क्या तुम्हें एहसास है कि ये मेरे लिए कितना अहम है था? मैंने अपनी सबसे ज़्यादा मनपसंद चीज़ तुम्हारे हवाले कर दी, और अब तुम ये नहीं पी सकती। वो उसे घूरते हुए बोला। इसकी सर्द निगाहों में गुस्सा था। इसे लगा अभी वो इसे जान से मार डालेगा। अब इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो वक्त इसे याद आया जब इसने इसकी चोरी को सारे घर में नशर कर दिया था, जिसके बाद चाचू साईं की पाइप की मार, जिसे वो अब तक नहीं भूला था, और फिर इसकी मार के बाद सिगरेट जो इसके चेहरे पर लगाया था। सिगरेट काफ़ी हद तक जल चुका था, कम से कम जितना तो हरगिज़ ना था जितना वो नॉर्मल पीता था। जैसे जैसे वो जल रहा था, जाविश को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था। यकीनन इसे ये गंदी चीज़ अपने लबों से लगाने की ज़रूरत नहीं है। महसूस होगी। मेरा मुंह देखना बंद करो और लो कश, इससे पहले कि वो जलकर राख हो जाए। इसकी चोरी वो पकड़ चुका था, इसलिए फिर से बोला। आपने कहा है कि आपने मुझे अपनी सबसे मनपसंद पसंद चीज़ दी है, तो आप ये मनपसंद चीज़ दी, तो क्या ये है आपकी सबसे मनपसंद चीज़? जली हुई सिगरेट? वो बहाने से सब बातों में लगाने की कोशिश करती है। ये सिर्फ एक जली हुई सिगरेट नहीं है मिसेस जाविश साहिर शाह, इसमें तुम्हारे शौहर की सांसें हैं। तुम जानती हो, इस सिगरेट को पीते हुए मैंने कि
अपना कितना नुकसान किया है। मैंने अपना नुकसान इसे मुकम्मल करने के लिए किया था, लेकिन इसको मुकम्मल करने से पहले मैंने इसे तुम्हारे हवाले कर दिया। एक नशेड़ी तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इसे इसका नशा मुकम्मल ना मिले। कैसे अजीब गंदी बातें कर रहे हैं लोग। तुम्हारी वजह से मेरा नशा टूटा है और यकीन करो ज़ाविश, अगर ये सिगरेट जल गई ना तो मैं तुम्हें ये पूरी सिगरेट ज़बरदस्ती पिलाऊंगा। वो अपने हाथ में मौजूद एक मुकम्मल सिगरेट इसे दिखाते बोला तो इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। इस मुकम्मल सिगरेट को पीकर अपनी हालत बिगाड़ने से बेहतर था कि वो यही एक आखिरी कश ले जो अब बिल्कुल थोड़ा-सा बचा था। साहिर-साहिर का कोई भरोसा नहीं था, अब न जाने वो क्या क्या कर देता। इसे अपनी जान अज़ीज़ थी। ठीक है, मैं इसे पी लेती हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि ये बात सिर्फ़ आपके और मेरे दरमियान रहेगी, आप किसी को नहीं बताएँगे। इसने अपने हाथ में मौजूद जलती हुई सिगरेट देखकर इसे वादा लेना चाहा तो साहिर-साहिर के लबों पर दिलफ़रेब मुस्कुराहट आ गई। हाँ ज़ाविश, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, जिस तरह तुमने किसी को नहीं बताया था और बाबा साईं ने मुझे पाइप से मारा था। वो इसे कुछ याद दिलाते हुए बोला तो ज़ाविश ने सर झुका लिया। हाँ, इसने वादा किया था इस दिन कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। लेकिन नीचे आते ही इसने ये खबरनामे की तरह ये खबर हर किसी के कानों में उंडेल दी थी। तब मैं बच्ची थी साहिर साईं, लेकिन अब मैं सब समझती हूँ। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इसने यकीन दिलाना चाहा। हाँ ठीक है, फ़ज़ूल की बहस करना बंद करो, जल्दी पियो इसे। वो सख्ती से बोला था। इसके अचानक कहने पर ज़ाविश ने आँखें बंद करते हुए अपना हाथ लबों की जानिब बढ़ाया था कि अचानक साहिर साहिर ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए इसे अपनी जानिब खींचा। इससे पहले कि सिगरेट इसके लबों से टकराता, वो इसके लबों को अपने लबों के दस्तरस में ले चुका था। ज़ाविश को अपनी धड़कन रुकती हुई महसूस हुई, जबकि वो इसके लबों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसकी सांसों को खुद में कैद कर गया था। इसके हाथ से सिगरेट ज़मीन पर गिर गई थी। इसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। जब अपनी मज़ाहमत में वो कामयाब ना हो सकी तो बेबसी से इसके कुर्ते के कॉलर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अब साहिर शाह की मर्ज़ी, वो इसे आज़ाद करे या ना करे। वो बस खामोशी से इन लम्हात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। सिगरेट की महक इसकी नाज़ुक सांसों में अज़ाब बनकर जज़्ब हो रही थी। इसकी कमर में अपने बाजू हाइल किए वो इन दोनों के दरमियान इंच भर का फ़ासला भी ख़त्म कर चुका था। जब अचानक से बाहर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई तो जैसे साहिर शाह अपने होशो-हवास में लौट आया। वो इसे ज़रा पीछे हटते हुए एक और सिगरेट सुलगा चुका था, लेकिन ज़ाविश अब भी इसके सहारे पर खड़ी थी। शायद ये सब इसके लिए बहुत अचानक था। इसे जैसे ही आज़ादी मिली वो बेजान जान से इसके सीने से आ लगी। वो होशो-हवास से बेगाना इसके सीने पर सर रखे गहरे-गहरे साँस ले रही थी। इसे यकीन था कि अगर साहिर-शाही और थोड़ी देर इसे ना छोड़ता तो वो जान से हाथ धो बैठी। वो उसे अपने बाजू में कैद किए इसका सर अपने सीने से लगाए हुए था कि वो होश की दुनिया में वापस लौटकर सीधी हुई। इसे अपनी कंडीशन का एहसास हुआ। वो बिना दुपट्टे के इसके सामने यूं बेशर्मों की तरह खड़ी थी। क्या हुआ मासूम लोमड़ी, लगता है कश पसंद नहीं आया। खैर पसंद आए या ना आए, साहिर शाह ने कसम खाई है कि वो अपने हमसफ़र को भी अपनी तरह नशेई बनाएगा। तैयार हो जाओ, मेरी सांस सांस में साहिर शाह अपना तुम्हारी सांस तुम्हारी सांस सांस में साहिर शाह अपना नशा भरेगा। मुस्कुराते हुए अपनी कमीज़ तय करता कमरे से बाहर निकल गया। जब अचानक कुछ याद आने पर मुड़ा और जो इसे दरवाजे की जानिब जाते देख रिलैक्स हुई थी। इसके पलट कर वापस आने पर अलर्ट हुई। तुम्हारे नशे साईं के मुंह को एक और नशा लगा है और यकीन करो ये नशा इस नशे से ज़्यादा नशीला है और इस नशे को पूरी तरह से रुखसती के बाद टेस्ट करूंगा। इसके निचले लब को अपने अंगूठे से बड़े बेबाक अंदाज में छूते हुए वो एक बार फिर से इसे काँपने पर मजबूर करके इसके चले जाने के बाद वो न जाने कितनी देर वहीं बैठी रही। इसने एक नज़र ज़मीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े को देखा जिस पर इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर इस वक्त इसके जूते पहन रखे होते तो इसे मसल कर अपना गुस्सा निकाल देती, लेकिन इसके नशेई साईं ने तो इसे जूते पहनने का मौका भी नहीं दिया था। आराम सो रहा था जबकि दर इसके मोबाइल को उलट-पलट कर देख रही थी कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि वो घर में फ़ोन कर सके, लेकिन ऐसा तो शायद मुमकिन ही ना था। इसके मोबाइल पर लॉक लगा था और इसके लॉक के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। पता नहीं दराम साईं ने क्या पासवर्ड लगा के रखा होगा। रखा है मैं तो गेस तक नहीं कर पा रही। है तो शुक्र है कि सेल्फी ले पा रही हूँ, वरना मैं तो यहाँ बोर हो जाती। वो इसके मोबाइल में अपनी बहुत सारी तस्वीरें बनाती, खुद में ही मगन थी। वो जब से यहाँ आई थी इधर यही तो एक काम कर रही थी। दराम साईं ने अपना मोबाइल इसके हवाले कर दिया था। वो जो चाहे कर सकती थी, लेकिन व्हाट्सएप और कॉलिंग के सारे सिस्टम पर लॉक लगा था। जिस दौरान दराम साईं का फ़ोन इसके पास होता था, इस दौरान इसे कोई कॉल आती ही नहीं थी और इसे यकीन था कि दराम साईं ज़रूर इसे फ़ोन को कुछ ना कुछ करके देता है, तभी तो इसे कोई फ़ोन नहीं आता था।
वरना जब फ़ोन राम साईं के हाथ में होता तब तो मुसलसल बजता ही रहता था। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि जब वो फ़ोन उठाती थी तब फ़ोन में ना तो किसी तरह का कोई मैसेज आता था और ना ही कॉल, और वो राम साईं के मोबाइल में जितनी चाहे तस्वीरें ले सकती थी। लेकिन इसे राम साईं की एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसकी अच्छी तस्वीरें तो अपने मोबाइल में रखता ही था, लेकिन जो तस्वीरें बुरी आती थी इसे भी डिलीट नहीं करने देता था। अभी कल ही की बात है, वो जिस जगह घूमने गई थी वहाँ इसने बहुत सारी तस्वीरें ली थी और जो इसे पसंद नहीं आई थी वो डिलीट कर दी थी। लेकिन राम साईं ने होटल वापस आते ही वो सारी तस्वीरें रिकवर कर ली थी और ये और इसे भी सख्ती से ऑर्डर दिया था कि वो इसके मोबाइल में जितनी चाहे तस्वीरें बना सकती है, लेकिन डल करने का कोई हक नहीं रखती। इसके लिए अब वो खास एहतियात करी थी कि इसके मोबाइल में जो भी तस्वीरें आए सब अच्छी हों। वो इसे अपने साथ बाहर, यार रीडर्स प्लीज़, नॉवल की जो स्टोरी होती है ना वो आप थोड़ी छोटी लिख दिया करें। मतलब इतनी सारी फ़िज़ूल, अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे पेजेज़ हैं जो मेरे ख़्याल से नहीं होने चाहिए थे। फिर भी चलो, वो इसे अपने साथ बाहर लाया था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे और वो दोनों एक दूसरे में खोए ना जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ थे। आहिस्ता आहिस्ता जर्निश इसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी और वो खुलकर इससे बातें करने लगी थी। जब जर्निश को लगा था कि इन दोनों के आसपास एक दूसरे से करने के लिए कोई बात नहीं, तो वो बचपन का कोई किस्सा छेड़ देती, अपने खूबसूरत बचपन को याद करती। वो इससे भी इन खूबसूरत यादों में ले जाती थी जिन्हें याद करके सनान साईं भी मुस्कुरा देता था। सनान साईं, कहने को तो हमारा वक़्त एक दूसरे के साथ गुज़रा है, हम एक दूसरे की रग-रग से बचपन से ही वाकिफ़ हैं, लेकिन वो वक़्त जो आप अपनी स्टडी के लिए अमेरिका में गुज़ार कर आए हैं, इस वक़्त से मैं अनजान हूँ, लेकिन मैं अनजान रहना नहीं चाहती, इसलिए मुझे इस वक़्त के बारे में बताएँ। तब आप क्या करते थे? घर से दूर किस तरह से रहते थे? वो खाना खाते हुए से सवाल करने लगी, शायद वो अपने शौहर के हर लम्हे से वाकिफ़ होना चाहती थी, लेकिन सनान इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। अमेरिका में गुज़रे वो 4 साल इसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल थे। इन 4 सालों में इसने क्या-क्या किया था, ये इसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। शायद ज़रनिश इसी वजह से मुतजस्सिस थी। ज़री डार्लिंग, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे साल थे जिनका ज़िक्र भी मैं नहीं करना चाहता। वो वक़्त बहुत मुश्किल था, अपने घर से दूर, अपने अपनों से दूर, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अब तो मैं इस बुरे वक़्त को याद भी नहीं करना चाहता। मैं तो इस रोमांटिक वक़्त को यादगार बनाना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ गुज़ारा हूँ, और आगे पीछे की परवाह किए बिना इसके गुलाबी गाल पर अपने रब रखते हुए बोला। तो ज़ैनिश को झटका लगा था। या खुदाया, सनान सही, थोड़ा-सा तो होश कर ले, हम होटल में बैठे हैं। वो आगे पीछे देखते हुए इसे शर्म दिलाने की खातिर बोली, लेकिन यहाँ किसे परवाह थी। वो तो इसके चेहरे पर शर्म-ओ-हया के ये खूबसूरत रंग देखकर लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। होटल में बैठे हैं तो क्या हुआ? मैंने कौन सा किसी होटल वाले की बीवी के गाल को चूमा है जो इतना बुखला रही हो? मैं अपनी बीवी के गालों को प्यार करूं या लबों को? ये होटल वाले तो क्या, तुम होती कौन हो सवाल करने वाली? वैसे घूरते हुए बेशरारत से बोला तो वो इसके सामने हाथ जोड़ के, खुदारा सनान साई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी ये सारी बेबाकी हरकतें कमरे के अंदर तक महदूद रखा करें। कमरे के अंदर तुम्हें शर्म आती है? और वजह बयान करते हुए इसके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ में थामता खोल कर अपने दोनों गालों के बीच रख चुका था, जबकि इसकी हरकत पर वो आंखें बंद करती चेहरा झुका गई थी। वो इसे जीत नहीं सकती थी। हाय मेरी शर्मीली बीवी, अच्छा अच्छा कुछ नहीं करता, मैं यहाँ खाना खा लो तो बाकी सारी हरकतें अंदर चलकर करूँगा। वो चावलों से भरे चम्मच इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तो जनिश ने इसे घूर कर देखा। यार, बीवी को अपने हाथ से खिलाने पर कसम से इमरान खान टैक्स नहीं लगाता, और अगर इस चीज़ पर टैक्स लगाता है तो कह दूंगा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है भाई, इससे ज़रा दूर रहो। इस चीज़ पर हम मर्द हजरात कोई टैक्स कबूल नहीं करेंगे। वो शरारत से कहता चम्मच इसके मुंह के करीब लेकर गया तो जर्निश ने मुस्कुराते हुए आहिस्ते से अपना मुंह खोल लिया, क्योंकि वो जानती थी इतने आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। इसके मुंह खोलने पर वो मुस्कुराते हुए आंख दबा गया। जानम सही, तुम यहाँ रुको, मैं गाड़ी निकाल कर आता हूँ, फिर तुम्हें कश्मीर की खूबसूरत वादी की सैर करवाऊंगा। वैसे इस जगह में खुद भी पहले नहीं किया, लेकिन कहते हैं ये बहुत खूबसूरत जगह है। फिर सोचा तुम्हें ले चलता हूँ। वैसे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन शायद तुम्हें वो जगह पसंद आए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है और रास्ते में किसी तरह का कोई होटल नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ी इसी होटल का हिस्सा है। इस तरह जो भी कोई जाता है वो अपनी ज़िम्मेदारी से जाता है। कपल इस तरह अपने इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। काफ़ी चैलेंजेस भी दिए जाते हैं जिनको इन्हें पूरा करने इन्हीं होटल की तरफ से काफ़ी कीमती इनामात भी दिए जाते हैं, लेकिन हमें इन सब फजूलियात में नहीं पड़ना। हम बस जाएंगे, खूब सारा एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम रात को वहाँ रहना चाहो या किसी वजह से हम अगर वक्त
रहते वापस ना आ सके तो कैंप्स की सूरत मौजूद है और वहाँ कैंप को तन्हाई भी दी जाती है। मेरा मतलब है डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाता और डिस्टर्ब करने वाले लोग तो हमें वैसे भी नहीं पसंद। वो इसकी गाल खींचता शरारत से बोला तो दरनफी में सर हिलाते चेहरा झुका के इसके जाने के बाद वो वहीं रुकी इसका इंतजार करने लगे। जब होटल का मैनेजर इसके करीब आकर रुका, मैम क्या आप पहाड़ी की सैर करने जा रही हैं? इसने बहुत मुतबाना अंदाज में पूछा तो डरने से देखते हुए हाँ में सर हिलाया। मैम ये पहाड़ी हमारे होटल का हिस्सा है, इसे हमने ये डिज़ाइन किया है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। हमने अपने कस्टमर्स के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ चैलेंजेस रखे हैं। पहाड़ी बहुत बड़ी है और इसमें बहुत कुछ देखने के लायक, लेकिन इस पहाड़ी की सैर के साथ साथ आप और भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं अगर आप पहाड़ी के इन चैलेंजेस में हिस्सा लें। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए बताया, नो थैंक्स, हम सिर्फ घूमकर वापस आ जाएंगे। दर ने फ़ौरन माजरत की थी, अरे मैनेजर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे टक्कर का यहाँ कोई कपल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो फिर भी इस कपल से पूछना था। एक लड़का हंसता हुआ इसके करीब आकर रुका। दन को इसका अंदाज बहुत बुरा लगा था। ऑफ कोर्स सरदार, असल ये कपल भी काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए मैंने सोचा इनसे पूछ लेता हूँ, हो सकता है दिलचस्पी दिखाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहेंगे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ हमारे टक्कर का कोई कपल नहीं है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं जो ऐसे चैलेंजेस को कबूल कर सके। क्यों डार्लिंग, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो अपने पीछे खड़ी बेबाक लड़की को देखते हुए बोला तो वो भी हाँ में सर हिला गई। क्या चैलेंज है ऐसा जिसे कबूल करने की हिम्मत नहीं हम में? डर ने गुस्से से मैनेजर को घूरते हुए पूछा तो इसे भी डर के इरादे काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। हमें इस पहाड़ी पर रहना है 24 घंटे के लिए, लेकिन इन 24 घंटों में हम अपने पार्टनर्स को हाथ नहीं छोड़ सकते। मतलब कि होटल की टीम हमें और हमारे पार्टनर को एक हथकड़ी पहनाएंगे, जिसके बाद 24 घंटे तक हम अपने पार्टनर के एक एक लम्हे में इसके साथ रहेंगे। लेकिन जो कपल ये नहीं कर सका, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ रहते हुए चैलेंज मुकम्मल नहीं कर सका, तो वो हार जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चैलेंज को कबूल करके इस लड़की ने इसे पूरा खेल समझाया था, कबूल है। वो मैनेजर के हाथ से हथकड़ी खींचते हुए इस बेढंग बेबाक कपल को देखती दराम साई की जाने बढ़ गई थी, जो गाड़ी रोकते हुए इसे आने का इशारा करते गाड़ी के टायर चेक कर रहा था। अचानक दर ने इसके हाथ थामते हुए इसे हथकड़ी पहना दी। वो हैरानगी से इसे देख रहा था, आखिर वो कर क्या रही थी इसके साथ। जानम सही, ये क्या हरकत है? वो इसे रोके बिना पूछ रहा था। ये हरकत नहीं, दराम साई चैलेंज है जो इस फजूल किस्म के कपल ने हमें दिया है। कुछ ज़्यादा ही गरूर है इन दोनों को अपने ऊपर, और मैं इन्हें साबित करना चाहती हूँ कि हमारा कपल इनके कपल से ज़्यादा बेस्ट है। और अब आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, दर ने इसके लबों पर अपना हाथ रख चुकी थी, जबकि कुछ फासले पर खड़े इस बेढंग ढंगे कपल को देखकर इसने दांत पीसे थे। दराम साई ने एक नज़र अपनी डेंजरस बीवी को देखा और फिर इस कपल को, जो इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था, बस इसकी बीवी अब इसके मज़ीद करीब आ चुकी थी और दराम साई को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन वो अपनी बीवी का मान तोड़ने भी नहीं दे सकता था। अब ये चैलेंज तो इसने जीतना ही था। सर, इस चैलेंज के रूल्स हैं, आपको 24 घंटे इस तरह रहना होगा, ये लोहे की हथकड़ी पहनकर, जब तक आपका पार्टनर हार ना मान ले। इस खेल को ख़त्म करने के लिए आप दोनों में से किसी एक का हार मानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये चैलेंज जीत जाते हैं तो हमारे होटल की तरफ से आप लोगों को हनीमून के लिए दुबई भेजा जाएगा। आपके इस एक हफ्ते के पैकेज का सारा खर्चा हमारा होटल उठाएगा। मैनेजर ने तफसील से बताया। वाह राम सा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा, हम जीत जाएंगे। इसका हाथ दराम के बाजू के गिर्द लपेट चुका था। हाँ जानम सही, हम यकीनन जीत जाएंगे, लेकिन ये दुबई हनीमून पैकेज का इनाम मुझे कुछ खास नहीं लगा। वो गाड़ी की तरफ जाते हुए इसे कहने लगा, हाँ तो हम कौन सा जा रहे हैं? हमने सिर्फ ये गेम जीतना है। मैं इस कपल को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन सा कपल सबसे बेस्ट कपल है। अजीब किस्म की अकड़ है इन लोगों में, मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग, पता नहीं किस बात का गुरूर है। वो एक नज़र इसे देखते फिर से कहने लगी तो दराम दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया, जानम सही, ये गुरूर नहीं, यकीन है। इन्हें यकीन है अपने कपल पर कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो समझाते हुए बोला, चलें फिर कोई बात नहीं, इनका यकीन तो ख़त्म करना होगा ना। आपको नहीं पता, कह रहे थे कि यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है कि इनके चैलेंज को कबूल करने की, इसलिए तो मैंने इनके चैलेंज को कबूल किया था, ताकि इन्हें पता चले कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन दराम से हम गाड़ी में कैसे बैठेंगे हथकड़ी लगे हुए? वो इसके साथ चलती गाड़ी तक पहुंची थी, लेकिन इसने तो सोचा नहीं था कि वो दोनों गाड़ी में कैसे बैठेंगे। इस तरह बैठना तो बहुत मुश्किल था, इसलिए तो परेशानी से पूछने लगी, जिस पे दराम से मुस्कुरा दिया, डार्लिंग। दराम का लेफ्ट हैंड, जबकि दर का राइट हैंड हथकड़ी की कैद में था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं जानम सही, हम दोनों एक ही साइड से गाड़ी में बैठेंगे, पहले तुम अंदर जाओ फिर मैं बैठता हूँ। वो प्यार से इसे देखते हुए
समझाने लगा तो तर मुस्कुरा दी। इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो परेशान हो रही थी। लेकिन सामने दूसरा कपल, जिसमें लड़के का नाम अरहीम और लड़की का तानिया था, वो भी शायद इसी चीज़ को लेकर परेशान थे। आराम से इन्हें जाने थे, हम बाद में गाड़ी में बैठेंगे। इस तरह से वो हमारा आइडिया ले लेंगे। और इसका हाथ थामते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, जैसे एक छोटे बच्चे को डर होता है कि कहीं इसका क्लास फेलो इसकी नकल करके इससे ज़्यादा नंबर हासिल न करे। जानम से कॉपी ब्रांड की होती है। चाहे 1% कॉपी किया जाए या 100% कॉपी कॉपी ही रहता है, कभी ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड बनने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और अगर किसी के पास अपना दिमाग हो तो वो कॉपी ही क्यों करे। इसलिए तुम फिक्र मत करो, अगर कोई तुम्हें कॉपी करे तो इससे उदास मत हो, बल्कि खुश हो, ये सोच कर कि तुम एक ब्रांड हो और ब्रांड को कॉपी किया जाता है। चलो अब चलते हैं। उसका हाथ थामते हुए बोला तो इस बार दर ने इनकार नहीं किया था। रात साहिर साई की कि बेबाक अंदाज ने इसे अच्छा खासा परेशान कर दिया था। इसलिए तो वो सुबह सुबह उठकर नीचे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि साहिर साई घर पर ही है। वो इसके सामने नहीं जाना चाहती थी। इसकी नज़रें, इसकी बेबाक मुस्कुराहट इसे घबराहट में मुब्तला कर देती थी। कल रात वो तीसरी बार इसके करीब आया था, बेहद करीब। इसका इतना करीब आना इसे बुखला कर रख देता था। इसे कुछ समझ नहीं आता था। इस वक्त वो साहिर को ऐसा कभी भी नहीं समझती थी। वो इसे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और रूड किस्म का इंसान लगता था, लेकिन वो तो पूरा का पूरा बदल गया था। इसका यूं इतने पास आकर इसे अपने पनाहों में लेकर इसके लबों को अपने लबों से छूना, ये सब कुछ सोचते ही इसे पसीने आने लगा था। कभी टीवी पर अगर इस तरह का कोई सीन चल रहा होता तो फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लेती, लेकिन फिर जब कोई ना देख रहा होता तो वो हाथ हाथों से एक आंख हाथों से एक आंख सॉरी आंख से एक हाथ उठाकर देख लेती थी। पहले तो ये सब कुछ देखते हुए वो बहुत सारी चीज़ें सोचती थी, लेकिन अब खुद इस फीलिंग को महसूस करते इसकी जान जाती थी। साहिर इतना बेरहम था कि इसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद करने के बाद कभी इसका हाल भी नहीं पूछता था। वो इसकी सांसें तंग कर देता था, अपने अंदाज से इसे बुरी तरह बेबस कर देता था। ये तीसरी बार हुआ था इसके साथ कि साहिर इसके इतने करीब आया था। क्या बात है मेरी जान, तुम कमरे से क्यों नहीं निकली? 2 बार मुलाज़िम तुम्हें नाश्ते पर बुलाने आ चुकी है, आज तुम कॉलेज भी नहीं जाना। तुमने अम्मा साई ने कमरे में दाखिल होते इससे पूछा था। मैंने आपको बताया था ना मेरे कॉलेज में ट्रिप जाने वाला है, जिसकी वजह से हमें 2 छुट्टियाँ दी गई हैं घर में तैयारी करने के लिए। वो इन्हें देखते ही याद दिलाने वाले अंदाज में बता रही थी, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिला गई। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें 2 छुट्टियाँ और कुछ नहीं तो घर के काम काज पर ही ध्यान दो। साहिर साईं पर ध्यान दो, अभी अभी उठा है, और जाओ इसके लिए नाश्ता बनाओ। रात को न जाने कब वापसी हुई थी, मेरे बच्चे ने कुछ खाया था या नहीं, किस चीज़ का होश नहीं होता तुम्हें। और कुछ नहीं तो अपने शोर पर ही ध्यान दे दो, जल्दी से नीचे आओ। वो इसे देखते हुए बाहर जाने लगी, जबकि इसकी बात सुनकर इसके हाथों में पसीना आने लगा था। इतनी देर से वो इसके जाने का तो इंतज़ार कर रही थी। अम्मा सही, मैं भी नीचे नहीं आ रही, मुझे भी नींद आ रही है, मैं दोबारा सोने जा रही हूँ। वो बेड पर लेटते हुए खुद पर कंबल लेने लगी। वो इसे घूर कर देखने लगी, और वो इसे क्या समझा रही थी, और ये औलाद न जाने क्या कर रही थी। तुम खुद ऐसी हरकतें करती हो बेटा सही, और फिर मुझे से शिकायत करती हो कि तुम्हें जूते क्यों लगते हैं। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि फ़ौरन जाकर साहिर साईं को नाश्ता दो, और तुम यहाँ बैठी फ़िज़ूल हरकतें कर रही हो। अम्मा साईं, निकाह हो गया है, आप मेरी नहीं इनकी अम्मा साईं बन गई हैं। मेरा तो इस घर में किसी को कोई एहसास ही नहीं होता। अभी उठने का दिल कर रहा था, मेरा आधी रात को जागती हूँ इनके लिए, और तब भी आप खुश नहीं होती। कोई भूखा नहीं सोया आपका लाडला। मैंने आधी रात को उठकर खाना गर्म करके दिया था जब वो आए थे। वो इन्हें देखते हुए एक ही सांस में बोली, और साथ ही अपना एहसान जताया कि वो आधी रात तक इसके लिए जागती थी। माशाल्लाह मेरी जान, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो रखना होगा ना। अब मैंने तुम्हें साहिर साईं के खाने पीने की सारी जिम्मेदारी दी है, तो नाश्ता भी तो शामिल होता है ना इसमें। तुम्हारा इसके साथ निकाह हुआ है, तो वो बहुत सारी उम्मीदें रखता है तुमसे। अगर इसके लिए कोई काम करती हो तो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने इसके लिए तकलीफ़ उठाई है, और फिर कहता है कि भला मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब तुम इसका काम करती हो तो इसे खुशी होती है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा फ़र्ज़ है, और तुमने आगे ज़िंदगी में ये सारे काम खुद करने हैं, क्योंकि तुम्हारी ज़िम्मेदारियों में शामिल हो जाएगा। इन सब चीज़ों से शौहर को खुशी होती है। इन सब चीज़ों से शौहर को खुशी होती है, ये सोच कर कि इसकी होने वाली बीवी अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। ये सब चीज़ें तुम्हारा और इसका रिश्ता मजबूत करेंगे। इसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी तरफ जाएगा, और तुम्हारे बारे में सोचेगा। इसे ये जानकर खुशी होगी कि कोई तो है इस घर में जो इसकी फ़िक्र करता है। अम्मा सई बहुत प्यार से इसे समझा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी अम्मा सई को इसकी हरकतें नहीं बता सकी थी। अगर रात वाली बात इन्हें बताएगी तो शायद साहिर साई की अच्छी खासी चित्रोल हो सकती थी, लेकिन वो इन्हें कैसे बताए।
लेकिन वो इन्हें बताए कैसे। इसे तो खुद भी सोचते हुए शर्म आ रही थी। रात वाला मंजर याद आते ही गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो चाहकर भी ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये बात तो वो खुद से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। चलो अब मज़ीद कोई भी फजूल कोई मत करना, जल्दी से नीचे आओ। मैंने अभी तक साहिर चाय को नाश्ता नहीं दिया और भाभी को भी मना करके आई थी कि यही यही बताया था कि तुम खुद आकर नाश्ता दोगे। जल्दी से आओ, तुम्हारे बाबा भी डेरे पर जाने वाले हैं, कब से वो भी तुम्हें बुला रहे हैं। वो प्यार से इसके बाल सहलाती बाहर निकल गई। जबकि बाबा साईं के जाने के जिक्र पर वो फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई थी। आज तो बाबा साईं से ट्रिप पर जाने की बात करके ही रहूंगी। वो जल्दी से दुपट्टा लेती बाहर निकली थी। साहिर साईं के और इसके बाबा साईं के बीच में नहीं आ सकता था। दराम साईं, ये सब लोग किस तरफ आ गए हैं। मेरे ख्याल में हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए था। वो न जाने किस तरफ निकल आए थे। पहाड़ी पर होटल के दरमियान ये घना जंगल बहुत महफूज था। यहाँ जंगली जानवर थे महफूज नहीं था। यहाँ जंगली जानवर थे, लेकिन ख़तरनाक हरगिज़ नहीं। इस होटल का हिस्सा जिसे ख़ास तौर पर तैयार किया गया है, और दर को ये जगह बहुत पसंद भी आ रही थी। जानम सही, हमें कोई इन लोगों के साथ नहीं जाना। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी तन्हाई को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बस हमें ये हथकड़ी नहीं खोलनी। और मेरे ख्याल में चाबी मैनेजर के पास है, इसलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हम जैसे चाहें यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, और इस पहाड़ी पर हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। इस गेम में सिर्फ 24 घंटे इस हथकड़ी को बांध कर रखना है। हमें अपनी प्राइवेसी में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, इसलिए हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। और प्यार से इसके गाल खींचते हुए बोला तो धन ने हाँ में सर हिलाया था, लेकिन अब काफ़ी देर से दर इसे बेचैन लग रही थी। क्या बात है जानम सही, कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। इसे बेचैन देखकर पूछे बिना ना रह सका। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसे फ़ौरन हाँ में सर हिलाया तो राम के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। जानम सही, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, कम से कम मेरे सामने ऐसे मामलात में शर्माने की ज़रूरत नहीं। आगे कोई झाड़ियाँ देखता हूँ। इसे देखते हुए बोला तो दर ने इसे घूर कर देखा, लेकिन इसे खुद को देखते पाकर फ़ौरन नजरें चुरा ली। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। वो घबराते हुए बोली, ठीक ही तो नहीं हो तुम, और कम से कम मुझसे इस तरह से मत शर्माओ। वो इसे देखते हुए थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोक चुका था। चलो वहाँ झाड़ियों के पीछे, तुम कर सकती हो अपना काम। पीछे गाड़ी में पानी की बोतल है। उसे देखते पीछे सीट पर पानी की बोतल तलाश करने लगा। जब दर को खुद को घूरते देख कर वो आईब्रो उचकाकर इसने घूरने की वजह जानना चाहा, जिस पर दर ने अपना हाथ ऊंचा किया, और साथ ही इसका हाथ ऊंचा करने पर दराम के हाथ को भी इसके हाथ को हल्का सा झटका दिया, और इसके साथ ही दराम का कहका गाड़ी में बुलंद हुआ। ओह सॉरी, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। खैर कोई बात नहीं, मैं कौन सा कोई गैर हूँ। चलो आ जाओ, वर्ल्ड का बेस्ट कपल मिलकर इस नेचर कॉल को अटेंड करते हैं। वो मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में बोला था। अस्तगफुरुल्लाह। जिस पर दर ने इसे बेहद सख्ती से घूरा था, लेकिन इसकी घूरने पर दराम को ना पहले कभी फर्क पड़ा था और ना ही अब पड़ा था। आ जाओ जानम साईं, अब इतना भी क्या शर्माना, इतना तो शादी की पहली रात पर दुल्हन नहीं शर्माती। खैर तुम्हें कहाँ पता होगा, तुमने तो पहली रात में ही मेरे मासूम जज्बात का बुरी तरह से कत्ल किया था। वो इसे बाहर आने का कहता अपना हाथ काफ़ी हद तक इसके नज़दीक रखे हुए था, ताकि वो आसानी से उतर सके। शादी की पहली रात तो आप जिक्र ही ना करें। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने कौन सा मेरी बात मान ली थी, जो आप इतने मासूम जज्बात के कत्ल होने की शिकायत कर रहे हैं। जुल्म तो मेरे साथ हुआ था। वो नीचे उतरते शिकायती अंदाज में बोली। हाँ पता है मुझे तुम्हारे साथ कितना जुल्म होता है। सारे नखरे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही थे, अंदर तो तुम्हारे दिल में भी वही सब कुछ था जो मेरे दिल में था। और अगर मैं इस दिन कुछ ना करता और तुम्हारी फजूल सी बात को मान लेता, तो शायद आज तुम्हें बहुत मसला होता। मेरा मतलब है कि अगर इस दिन मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर देता, तो आज नेचर कॉल की डिमांड तुम पूरी ना कर पाती। और वो अब भी इसे तंग करते हुए बुरी तरह जिच कर रहा था। अल्लाह पूछे आपसे दराम साईं, कितने बुरे हैं आप। वो उसे घूरते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अब कुछ नहीं कहता। जल्दी से अपना काम खत्म करो, फिर लेकर चलता हूँ एक नए सफ़र पर। मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अब आप दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, यार दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होने से क्या मेरी बीवी नहीं रहोगी। तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। वो कुछ ज़्यादा ही दयालु बन रहा था। दराम साईं, अगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत हुई ना, तो मैं आपको बुला लूँगी। कोई मुल्क भर के फासले पर नहीं खड़े आप। मुझसे 1 फिट का भी फासला नहीं है, तो खुदा के लिए मुझे तंग करना बंद कर दे, वरना ओके ओके ठीक है, मैं कर रहा हूँ दूसरी तरफ मुँह। और ये वरना कहकर मुझे उकसाया मत करो। वो इसकी उंगली चूमता हुआ चेहरा मोड़ कर खड़ा हो गया, जबकि चेहरे पर अब भी दिलफरेब मुस्कुराहट सजी थी। इसके चेहरे फेर के खड़े होने पर वो ज़रा पुरसकून हुई थी। सामने को मेरे प्यारे बाबा साईं। वो प्यार से इनके
गले में बाहें डालते हुए इसके गाल पर अपने रब रखती बोली। तो इसके इस अंदाज पर नाश्ते की टेबल पर मौजूद सब लोग मुस्कुरा दिए थे। वालेकुम सलाम मेरा बेटा सही, आज छुट्टी है कॉलेज से? वो प्यार से इसका माथा चूमते हुए पूछने लगे तो इनके साथ रखी कुर्सी पर बैठ के जो तराम सही की मलकियत थी। जी हाँ बाबा सही, आज कॉलेज की छुट्टी है, बल्कि आज नहीं कल भी छुट्टी है। और आपको कुछ याद हो तो मैंने आपसे बहुत ज़्यादा अहम बात करनी थी, आपसे अकेले में। अम्मा सही अंदर हैं तो मैं आपको अकेला ही समझ लेती हूँ। इसने एक नज़र सामने बैठे सरमद शाह और साहिर शाह को देखा तो बाबा साईं ने भी हाँ में सर हिलाते इससे पूछने की इसे बोलने की इजाज़त दी थी कि वो खुद भी 2 दिन से काफ़ी मुतजस्सिस थे कि आखिर इनकी लाडली इनसे क्या कहना चाहती है। बाबा साईं हमारे कॉलेज का ट्रिप जाने वाला है मरी के लिए, प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दे दें। ये सिर्फ 3 दिन का ट्रिप है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरी सारी सहेलियाँ जाने वाली हैं, वहाँ पर हमारे टीचर का एक बहुत अच्छा घर है जहाँ हम रुकेंगे और 3 दिन तक हर जगह घूमने फिरने जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बाबा सही हम पढ़ाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, इसलिए टीचर्स ने हमें कहीं पर घुमाने का फैसला किया था कि हमारा दिमाग पेपर से पहले फ्रेश हो जाए और हमारे पेपर्स अच्छे हों। लेकिन अम्मा सही ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए तो जाने की इजाज़त नहीं दे रही। अब अगर आप इजाज़त दे दें तो दे दे तो वो भी कुछ नहीं कहेंगी। प्लीज़ 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 मेरे प्यारे बाबा साईं। वो उनका हाथ थामते हुए मिन्नतें करने लगी, जबकि इसकी पूरी बात सुनने के बाद वो खुद भी सोच में पड़ गए थे। कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, घर में रहो कुछ दिन और जब तक ट्रिप वापस आता है तब तक घर पर ध्यान दो। और जहाँ तक घूमने फिरने की बात है तो वैसे भी हम दराम साईं और सनान साईं के वापस आने पर जाने ही वाले हैं, तो इन फजूलियात में पड़ने की क्या ज़रूरत है। इससे पहले कि बाबा साईं कोई फैसला करते इसके दुश्मन अव्वल ने अपना फैसला सुना दिया, जो बाबा साईं को भी 100% ठीक ही लग रहा था। तभी तो इसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए जाविश को देखने लगे। हाँ बेटा सही, कुछ दिन में तो हम लोग खुद भी घूमने फिरने जाने वाले हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे किसी भी ट्रिप पे जाने के लिए? हम फैमिली ट्रिप करेंगे ना मेरी जान। बाबा सही ने मुस्कुराते हुए अपना फैसला सुना दिया था। और ऐसा ही होता है जब हम कहते हैं ना कि हमने ट्रिप पे जाना है या हमने कहीं भी जाना है, कहते हैं हम फैमिली ट्रिप पे तुम्हें हर जगह लेकर जाएंगे, अगले महीने लेकर जाएंगे, या मतलब हमने फलानी जगह जाना है और जाते कोई भी नहीं है, एवं टाल टाल देते हैं। जिस पर जाविश ने बड़ी मुश्किल से अपने लबों के किनारों को मुस्कुराहट की शक्ल दी और दिल ही दिल में जितनी गालियां आती थी उस गुस्सेले नशे को निकाल दी। राम साई अब तो अंधेरा हो गया, हम किस तरफ निकल आए हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। हम रात यहाँ इस जंगल में गुजारेंगे? मेरे ख्याल में हमें वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। वो इसे देखते हुए पूछने लगी। इसने नोट किया था वो कपल भी इनके पीछे ही आया था, लेकिन अब न जाने किस तरफ जा चुका था। वापस जाने की क्या ज़रूरत है जानम सही, इतना खूबसूरत जंगल है, इतनी खूबसूरत जगह है, हम आज की रात यहीं पर गुजारेंगे। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला था, क्या मतलब है आपका? हम इस जंगल में रहेंगे सारी रात? ऐसा कैसे मुमकिन है? इस तरह हथकड़ी पहने हम सारी रात कैसे रहेंगे? वो परेशानी से कहने लगे। जानम, एक बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था ना, तब मुझे कैंपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं अक्सर जंगलों में निकल जाता था, शिकार करता था, रात जंगल में गुजारता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सब कुछ करना, मुझे इस चीज़ में मज़ा आता था। और कैंपिंग करना मुश्किल नहीं होता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बहुत आसान है। तुम्हें पता है जंगलों के बीचों बीच बहने वाली नहरों में खुद अपने हाथों से छोटी सी कश्ती बनाकर इस पर सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। और मैंने ये मज़ा महसूस किया है। और ये जंगल तो कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक जंगलों में भी रहा हूँ, ऐसे जंगलों में जहाँ खतरनाक खतरनाक से खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। और यकीन करो मैं इन जंगलों में पुरसकून नींद सोया भी हूँ। और आज की रात हम एक ऐसे ही पुरसकून खूबसूरत रात गुजारेंगे। तुम्हारे साथ होने का तो मेरा पूरा प्लान नहीं है, तुम्हारे साथ होने का तो मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि पहलू में अगर हुसन 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 हो तो सोकर इसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। अपने महबूब के साथ एक एक लम्हा बहुत खास होता है, तुम्हारे साथ ये लम्हात मेरे लिए बहुत खास है और मैं चाहता हूँ कि मैं इन लम्हात को मज़ीद यादगार बनाऊँ। हम यहाँ कैंपिंग करेंगे, गाड़ी गाड़ी में सारा सामान है, आओ चलो मिलकर लगाते हैं और फिर अपनी इस खूबसूरत रात को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। वो बात करते करते अचानक इसका चेहरा थामते से अपने करीब कर चुका था। इसके इसके गाल पे अपने रब रखते इसने पूरी शिद्दत से इसे चूमा था, जिस पर वो इसे हैरानगी से घूर कर रह गई थी कि वो बहुत अचानक हमला करता था, जिसकी वजह से नूर को अचानक लगने वाले झटके से संभलने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन अब इसने फैसला कर लिया था कि अब दराम को इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करने देगी। हाँ, लेकिन इसका फैसला करने से क्या होता था? चल नहीं तो सिर्फ दराम साईं की थी, वो इस मामले में इसकी कोई बात नहीं सुनता था। दराम साईं, हम किस तरह से कैंप लगाएंगे? देख देख देखिए हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, ये काफ़ी मुश्किल होगा हम दोनों के लिए। वो गाड़ी से निकलते हुए आहिस्ते से इसका बाजू थाम कर बोली, इसे जंगल में खौफ आ रहा था, ये अलग बात थी कि जंगल बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, और इस बात की गारंटी होटल के मैनेजर ने भी दी थी। एक हाथ तुम्हारा बंधा है, एक मेरा हाथ, लेकिन एक एक हाथ
तो खुले हैं ना, और ये जो खुला है ना, ये हम दोनों के लिए काफ़ी। हम मज़ीद बहस नहीं, काम पर लग जाओ। जानम साई, तुम बहुत वक्त बर्बाद करी और ख़बरदार जो तुमने मेरी रात बर्बाद करने की कोशिश की, मैं ये लम्हात अपनी ज़िंदगी को डायरी में सुनहरी कलम से लिखूंगा। गाड़ी की पिछली सीट से कैंप निकालते हुए इसने मसनूई अंदाज में डांट कर बोला तो नूर ने भी हाँ में सर हिलाया और फिर इसकी मदद करने लगी। मैं ज़्यादा काम नहीं करूंगी दराम साई, मैं पहले ही थकी हुई हूँ, आप खुद ही ये कैंप लगाएं। बस मुझे हल्का हल्का बता दे, मैं क्या कर सकती हूँ। वो बेहद मासूमियत से कहती ज़मीन पर बैठने ही वाली थी कि अचानक से दराम के हाथ की खींच से महसूस हुई। दराम, आपको नहीं लगता कि ये चैन टूट थोड़ी छोटी है? अगर ये लंबी होती तो आप काम करते और मैं आराम कर लेती, लेकिन नहीं, लगता है मेरे नसीब में आराम लिखा ही नहीं। बताएं मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ जल्दी जल्दी काम खत्म करें, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो इस कैंप लगाने में मदद करते हुए बोली, जबकि इसके अंदाज पर दराम सिर्फ मुस्कुराया जा रहा था। आप मुस्कुरा रहे हैं दराम से? बताएं मुझे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे यकीन है आपके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही होगी। खिचड़ी से याद आया, मुझे तो भूख भी लगी है। वो बोलते बोलते इसकी तरफ देखने लगी। जानम साई, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाड़ी के पिछले हिस्से में चिप्स के कुछ पैकेट्स रखे हैं, निकाल कर खा लो। वो गाड़ी के करीब आते हुए इसकी भूख का हल बताते हैं लगा तो तरने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसमें से चिप्स के पैकेट निकाले। चलो, अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कैंप आज रात को ही लगाना है, वरना हम बाहर सर्दी में ठिठर ठिठर कर मर जाएंगे, और मैं अपने पहले हनीमून पर मरने का कोई इरादा नहीं रखता। वो मुस्कुराते हुए वापस आया और कैंप को मजबूत करने लगा। आपका आपका कितने हनीमून मनाने का इरादा है जो आप पहले के लिए परेशान हो रहे हैं? वो चिप्स खाते हुए से पूछने लगे, जबकि वो जहाँ भी जा रहा था वो इसके साथ साथ चल रही थी, क्योंकि दराम ने इसके नाजुक सी जान पर जुल्म करते हुए कोई काम नहीं करवाया था, लेकिन इसकी मजबूरी थी कि वो जहाँ भी जाता इसे साथ साथ आना था। वो तो इसके साथ चलते-चलते ही थक गई थी। जानम साई, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने हनीमून बनाने वाला हूँ, लेकिन एक बात है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी एंजॉय करूँगा। अपनी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा ख़ास बनाऊँगा। मैं यहाँ इन लोगों को ये साबित करने नहीं आया कि हम बेस्ट कपल हैं। मैं तुम्हें साबित करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे किसी को दिखाना है कि हम बेस्ट कपल हैं, बल्कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे किसी की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जानम साई, लेकिन तुम्हारी सोच से फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारी सोच को हारते हुए नहीं देख सकता। तुमने कहा हमारा कपल बेस्ट है, तो मैं ये फ़ज़ूल सी गेम खेलने के लिए यहाँ आ गई, क्योंकि मैं तुम्हारा यकीन टूटते हुए नहीं देख सकता। मेरे लिए और कोई नहीं, बस तुम अहम हो। वो क्या मुकम्मल तौर पर सेट करने के बाद इसे कहने लगा। दर के लबों पर एक प्यारी सी शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मतलब कि आपको ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही आपको इसमें ज़रा सी भी इंटरेस्ट है। आप यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हैं। वो इसे देखते हुए बोली तो राम ने हाँ में सर हिलाया। थैंक यू मेरे लिए यहाँ यहाँ तक आने के लिए। हाँ, ये सच है कि हमें ये बात पूरी दुनिया के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है, हम बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और मुझे ये भी पता है कि आप मेरी बात सुनने के बाद इनकार कर देंगे, इसलिए तो मैंने आपको कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मौका दिए बिना मैंने आपके हाथ में हथकड़ी लगा दी ताकि आप इनकार कर ही ना सके। इसे सर झुकाए हुए अपना जुर्म कबूल किया तो दराम मुस्कुराते, जाना मैंने तुम्हें एक बात कही थी, अगर तुम्हें याद हो, तो मैं तुम्हारे बारे में वो बातें भी जानता हूँ जो तुम खुद भी नहीं जानती, या फिर खुद से भी कहने से घबराती हो। तुमने मुझे हथकड़ी क्यों पहनाई थी ये मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा शरारती होती जा रही हो, और इतनी शरारती बीवी को फ्यूचर में हैंडल करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी इस गलती की सज़ा तो मिलेगी। उसे देखते हुए अचानक इसके नाजुक से कमर अपने हाथ से पकड़ते हुए इसे अपनी जानिब खींचकर बेहद करीब कर चुका था। इतना करीब कि इसके गर्म सांसें दर के चेहरे से टकरा रही थी। आप क्या सज़ा देंगे मुझे? इसका एक हाथ आराम से के सीने पर, जबकि दूसरा हाथ इसके बाजू पर रखा हुआ था। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम इस खूबसूरत रात को और खूबसूरत बनाने में मेरा खूब साथ दोगी। वो इसे देखते हुए शरारती अंदाज में मुस्कुरा दिया तो दर ने इसके जुमाइनी बात का मतलब समझते हुए चेहरा झुका लिया, जिस पर दराम ने अगले लम्हे जानिसार नज़रों से इसे देखते इसके चेहरे को ऊपर उठाकर इसके लबों को अपने लबों में कैद किया था। वो दोनों इस खूबसूरत लम्हे की कैद में एक दूसरे में खोते खोते चले जा रहे थे। दराम अपने इस मोमेंट्स को स्पेशल और यादगार बनाना चाहता था, और दर अपनी बेवकूफ़ियों और शरारतों से इसका काम में भरपूर साथ दे रही थी। यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल पुरसकून थे, कोई टेंशन या फिर समरा के हवाले से कोई भी बात राम की मोहब्बत के सामने बेमोल थी। यहाँ आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ राम की बे
इंतहा मोहब्बत को महसूस कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन बात कर रहे हैं और आपको किससे बात करनी है? हमने कहा कान से फ़ोन लगाए हुए बोली। अभी मुलाज़िमा ने आकर बताया था कि कोई बदतमीज़ औरत फ़ोन पर नूर बीबी के बारे में सवाल कर रही है। मेरी बेटी कहाँ है? जवाब दो। मुझे कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने मेरी बेटी को? वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? स्पीकर से आती समरा की आवाज़ पर हमना बेगम ने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया था। समरा, बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, आपकी बेटी यहाँ बिल्कुल ठीक है और आजकल वो दराम के साथ कश्मीरी इलाकों में हनीमून के लिए गई हुई है ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके। और वो अपना फ़ोन मेरे ख्याल में अपने साथ ही लेकर नहीं गई, इसीलिए आपसे राब्ता इससे आपका राब्ता इससे मुमकिन नहीं हो पा रहा। आप ये नंबर नोट कर ले, मैं आपको दराम का नंबर देती हूँ। आप इस नंबर पर इससे बात कर सकती हैं। हमना ने इसे सुलझे हुए अंदाज में कहा, जबकि इसकी बदतमीजी को वो खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मैं पहले ही जानती थी तुम जाहिल लोगों ने वहाँ मेरी बेटी को कैद कर लिया होगा। वो मुझे इस जाहिल आदमी का नंबर दो मुझे इस जाहिल आदमी का नंबर। मैं खुद अपनी बेटी से रब्ता कर लूँगी। वो उसे इसका फ़ोन तक छीन लिया है तुमने, वरना मेरी बेटी मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती। समरा बेहद बदतमीजी से बोली थी, जिस पर हमना ने बिना बुरा मनाए फ़ोन नंबर इसे लिखवाया। इस वक्त इनके जहन में बस यही सोच आ रही थी कि वो माँ थी। हो सकता है नूर की परेशानी से इसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो, इसीलिए बिना कोई भी बहस या सवाल जवाब किए वो दराम का नंबर नोट करवाने के बाद फ़ोन बंद कर चुकी थी। सनान साईं, प्लीज़ छोड़िए, मुझे कितना वक्त होता होता जा रहा है। एक तो आपकी नींद है जो खुलने का नाम नहीं ले रही, और फिर अगर गलती से कहीं बाहर चले गए तो आपकी डिमांड ख़त्म नहीं होती। वापस आने के बाद वो बेड पर इसके बाजू में पड़ी मुसलसल इसे जगाने की कोशिश कर रही थी। यकीन करो बेगम, जो डिमांड तुमसे करता हूँ आज तक किसी से नहीं की, और ऐसी फरमाइश सिर्फ बीवी के सामने ही की जाती है। लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये डिमांड, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, यूँ कातिलाना निगाहों से घूर कर मुझ मासूम बच्चे की जान लेना चाहती हो? उसे खुद को घूरते पाकर वो बेहद मासूमियत से बोला था, आपकी मासूम बच्चों जैसी हरकत अगर कोई बड़ा देख ले तो वो शर्मा जाए। या अल्लाह, मैं आपसे मंगनी करने के बाद कितनी खुश हो रही थी, ये सोच कर के मेरा शोहर एक सुलझा हुआ समझदार इंसान होगा, और एक आप हैं जिनका समझ बूझ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप घर में इतने सुकून से कैसे रह लेते हैं? यहाँ आने के बाद तो आपकी ये बेबाक गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती, और ना ही ये बेशर्मों वाली हरकतें। वो इसका हाथ खुद पर से हटाते हुए बोली, तो जो कि इसे बुरी तरह से खुद में कैद करने में मसरूफ़ था। ये सारी हरकतें मैं घर वालों के साथ तो करने से रहा, इसीलिए तो शादी का इंतज़ार कर रहा था। शादी के बाद इंसान रिलैक्स हो जाता है, जिस तरह से मैं हो चुका हूँ। अब देखो कितनी खूबसूरत हो गई है ज़िंदगी। हर हर सुबह तुम्हें अपनी बाहों में लेकर जागता हूँ तो दिल करता है बेड छोड़ने की बजाय यहीं तुम्हें लेकर अपनी दुनिया बसा लूँ। इसे खुद से लगाते हुए अपने सीने में भीन चुका था, जब अचानक ही किसी ने रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। सना ने बस मज़ा होते हुए दरवाजे की जानिब देखा तो देखा था अभी यहाँ कौन आ गया है। ना घर में सुकून से कोई रोमांस करने देता है और ना ही होटल में। लगता है सनान, तेरी ज़िंदगी में बीवी के साथ रोमांस करना लिखा ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से बेड से उठकर दरवाजे के करीब आया था, जबकि जनिश उठकर भागी थी, क्योंकि आज अगर इसका रोमांस जारी रहा था तो शायद ही वो बात ले पाती। ये मत सोचना मिसेस सनान शाह कि तुम बच जाओगी। तुम बच गई हो। ये जो कोई भी है सारी ज़िंदगी के लिए हमारे दरवाजे पर नहीं आया। वो धमकी देना नहीं बोला था। दरवाज़ा खोला तो सामने ही होटल का एक वेटर खड़ा था। जी कहें, क्या बात है? आप यहाँ क्यों आए हैं? वह हैरानगी से देखते हुए पूछने लगा। रूम क्लीनिंग के लिए तो वो खुद वो खुद ही इन्हें बुलाता था, और डिस्टर्बेंस के लिए वो सख्ती से मना कर रखा था। फिर भला यहाँ क्यों आया था? रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर। नीचे कोई मुस्कान नाम की लड़की है जो आपसे मिलने की ज़िद कर रही है। हमने इन्हें बताया भी है कि आपको डिस्टर्ब करना सख्ती से मना किया गया, लेकिन वो लड़की हमारी बात नहीं मान रही। हमने 2-3 बार आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शायद आपके रूम का कॉलिंग सिस्टम बंद है। आप अगर अब भी हम आपको रूम में आकर डिस्टर्ब ना करते तो शायद वो लड़की खुद ही यहाँ आ जाती। नीचे इसने हमारी टीम को भी काफ़ी परेशान कर रखा है। प्लीज़ आप नीचे चलकर एक बार इस लड़की से मिल लें। सामने खड़ा सामने खड़ा वर्कर माज़रत ख़्वाह अंदाज में से मुकम्मल बात बता रहा था, जबकि मुस्कान के यहाँ तक पहुँचने की खबर ने सनान को अच्छा खासा परेशान कर दिया था। ये तो शुक्र है कि जनिश बात ले रही थी, वरना मुस्कान इसके लिए सच में एक सवाल बन जाती और वह हरगिज़ नहीं चाहता था। इसने एक नज़र बाथरूम की जानिब देखा और फिर सर हिलाते हुए रूम बंद करता नीचे की जानिब चला गया था। या अल्लाह जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने? वसीले ने शेखा, क्यों मेरी ज़िंदगी में अज़ाब बनकर नाजिल हो गया है ये बंदा? मैं क्या करूँ? अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे कोई आइडिया देकर। मैं ट्रिप पर नहीं गई तो सारी लड़कियां मेरा मजाक बनाएंगी, और मैंने भी तो हद कर दी है ना, सबके सामने ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला करके मुझे वापस यहीं जाने की इजाज़त देते। और अब अगर मुझे जाने की इजाज़त ना मिली तो मैं पूरी क्लास के सामने
मजाक बनकर रह जाऊंगी। वो कमरे में दाएं से बाएं मुसलसल चकराते हुए यही सब सोच रही थी कि इसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था जिस पर अमल करके उसने बाबा को ट्रिप पर जाने के लिए मना सके। क्या मैं साहिर शाह को मनाऊं, साहिर साईं को मनाऊं? क्या इनकी मदद से बाबा को मनाने की कोशिश करूं? क्या मुझे इन्हें कहना चाहिए कि मेरा जाना बेहद ज़रूरी है? अगर मैं नहीं गई तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है इस बात से वो मान जाए, शोहर इतने भी बुरे नहीं होते। और अब तो हमारा रिश्ता स्पेशल बन गया है। अब वो पहले की तरह हर वक्त गुस्सा करने वाले साहिर साईं थोड़ी थोड़ी हैं। वो तो काफ़ी बदल गए हैं। हाँ, बस स्मोकिंग ही ज़्यादा करने लगे हैं ना, तो क्या हुआ? अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुरा है। साहिर एक अच्छे इंसान है, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे हर चीज़ में इन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। आज जब वो रात घर वापस आएंगे तो मैं इनके लिए खाना गर्म कर दूंगी, तब इनसे मदद मांगूंगी और मुझे यकीन है वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर मदद के चक्कर में कुछ मांग लिया तो इसने दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। हाँ, तो अगर कुछ मांगना अगर कुछ हाँ, अगर इन्हें कुछ चाहिए हो तो मैं दे दूंगी इनको। हाँ, जिस तरह से मुझे इनकी मदद चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में इन्हें भी मेरी मदद की ज़रूरत हो। और अगर इन्होंने कुछ मांगा और जो मैं ना दे सकी तो यहाँ हाँ, यही करूँगी, डील करूँगी इनके साथ, एक हाथ से लो एक हाथ से दो वाली। अगर तो वो बाबा से मेरे लिए ज़्यादा मांगने के लिए तैयार हो गए तो मैं भी बदले में इनका कोई भी काम कर दूंगी। अच्छा ही है, कोई एहसान नहीं रहेगा, इसने फैसला करते हुए कहा। और अभी से ही साहिर का इंतजार शुरू कर चुकी थी। इन्हें सोए हुए थोड़ी ही टाइम हुआ था। दराम दराम सिंह की बेबाक शरारतों को अपनी नाजुक सी जान पर सहकर वो थोड़ी देर पहले ही इसकी पनाहों में नींद की वादियों में खो चुकी थी। इसके सोने के बाद भी दराम सिंह काफ़ी देर तक जागता रहा। जंगल का ये इलाका काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। वैसे तो जिस तरफ से वो लोग आए थे वो सारी ही जगह सुनसान थी, लेकिन फिर भी हर जगह जंगल में होटल के बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन इस तरफ कोई बोर्ड नहीं था। डर के साथ साथ दराम खुद भी इस दूसरे कपल से काफ़ी ज़्यादा तंग था। ये लोग जिस तरफ जा रहे थे वो कपल इनका पीछा करते करते इस तरफ आ रहे थे, इसलिए दराम से ने ऐसा रास्ता चुना था कि वो कपल इनका पीछा ना कर सके। अजीब थे वो दोनों वो दोनों भी ना एंजॉय कर रहे थे और ना ही इन्हें करने दे रहे थे। दराम साई को इस तरह की डिस्टरबेंस हरगिज पसंद नहीं थी, इसलिए दराम ने अपना रास्ता बदलने के बारे में सोचा। और फिर शायद इस कपल को भी समझ आ गया था कि वो उनकी वजह से अपने हनीमून में डिस्टरबेंस पैदा नहीं करना चाहते, और वो लोग खुद ही कहीं चले गए थे। और इसके बाद सुकून ही सुकून था। दर की गहरी नींद में चले जाने के बाद वो खुद भी अपनी पनाहों में कैद करता सोने की कोशिश करने लगा था। रात न जाने कौन सा वक्त था जब इसकी आंख खुली। कैंप हर तरफ से बंद था, लेकिन बाहर से जानवरों के घराने की आवाज़ ने इसे खौफ में मुब्तला कर दिया था। जिसके साथ सोया शर्टलेस दराम गहरी नींद में था, जबकि जानवरों की आवाज़ों ने इसे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। दराम से बाहर हमारे टेंट के आसपास कहीं पर कोई बहुत खतरनाक जानवर है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसके सीने में खुद को छुपाते हुए खौफजदा आवाज़ में बोली, तुम्हें मेरे होते हुए इतना डर क्यों लग रहा है जानम सही? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। मेरे पास आ जाओ, इतना पास कि तुम्हारा डर मेरे अंदर कहीं गुम हो जाए। इसे अपनी बेपनाह नज़दीक करते हुए उसके कानों में भारी गमगीन सरगोशी में बोला था। इसकी आवाज़ अपने बेहद नज़दीक सुनते हुए वो उसकी बात पर अमल करती इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। फासला तो इन दोनों के बीच में पहले भी नहीं था, लेकिन दराम से ने इसकी कमर में बाजू हायल करते हुए फासले की गुंजाइश भी ख़त्म कर दी थी। और एक बार फिर से इसके दिल का सरापे में खोने लगा। इसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए वो जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करने लगा। दराम से इसकी बेबाक जिस हालतों से बेहाल होते हुए वो बेख्तियार इसे पुकार बैठी थी, लेकिन शायद आराम से इस वक्त इसके अल्फाज नहीं, इसकी धड़कनों का शोर सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। इसीलिए तो इसके लबों पर उंगली रखते हुए उसे खुद में कैद कर चुका था। खुद को इसके सामने बेबस पाते हुए वो खुद भी इसमें खोने लगी। थोड़ी ही देर में खौफनाक जानवरों के घराने की आवाज़ बहुत दूर होती चली गई, और इसके बाद कोई आवाज़ आई भी या नहीं, इसे होश नहीं था। वो खुद भी अपने आप को इसके हवाले कर चुकी थी। इनके हाथों पर लगी हथकड़ी इनके जज्बात के समंदर को रोक नहीं पाई थी। फासला बुलाने के बजाय वो नज़दीकियाँ बना चुके थे। राम साई ने इस वजह को दर से दूरी का बहाना नहीं बनने दिया था, बल्कि दर की इस बेवकूफ़ाना शर्त की वजह से वो एक दूसरे की ओर भी करीब आ गए थे। और दराम साई इसकी इस बेवकूफ़ी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। दर बेचारी जो ये समझ रही थी कि इसकी वजह से दराम को भी ये सब कुछ झेलना पड़ा है, अगर अंदर की वजह जान लेती तो अपनी बेवकूफ़ी पर जी भर कर शर्मिंदा होती। तुम यहाँ क्या करी हो मुस्कान? क्या तुम्हें मेरी बात एक बार समझ में नहीं आती? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों करी हो ये सब कुछ? वो देर से नीचे आया था। इसे मुस्कान पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इसकी किसी भी बात को मानने के बजाय वो इसके लिए नई मुसीबत याद करती। इस वक्त इसका यूँ होटल में आ जाना
इसके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता था, वो भी तब जब जर्निश इसके साथ थी। अगर जर्निश को भनक भी लग जाती तो इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, लेकिन वो लड़की तो जैसे हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार थी। इसे नीचे आता देख इसकी बातों को इग्नोर करते मुस्कुराते हुए इसके सीने से आ लगी, जिस पर सनान ने इसे बेहद गुस्से से पीछे की जानिब धक्का दिया था। क्या हुआ सनान, मेरा छूना अच्छा नहीं लगा आपको, या अब दूसरे की आदत हो गई? बकवास बंद करो मुस्कान, और खबरदार जो तुमने मुझे किसी भी तरह के मसले में फंसाने की कोशिश की। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी इस लड़की को दुनिया से गायब कर दे। तो मैं क्या करूँ सनान, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं खुद बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, यहाँ तक कि अपना हक भी नहीं, लेकिन अब जो आप करने जा रहे हैं वो बहुत गलत है। मुझे ना सही, लेकिन एक अल्फाज और मत कहना, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुमसे। सब तरफ एक गलती है, बस सिर्फ एक गलती है जो मुझे याद भी नहीं। मैं नहीं जानता तुम सच बोल रही हो या नहीं, या सिर्फ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इसलिए जब तक तुम्हारे पास सबूत ना हो तब तक मुझ पर ऐसा कोई घटिया इल्ज़ामात मत लगाना मुस्कान। वो इसकी बात काटते हुए बेहद गुस्से से बोला था। सबूत सबूत चाहिए ना आपको, लेकिन सबूत मैं आपको नहीं, आपकी बीवी को दूंगी। लेकिन आप तैयार रहिएगा अपनी बीवी को जवाब देने के लिए। ये मत समझिएगा कि अगर मैं बेसहारा हूँ, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं, तो मैं हार मान जाऊंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सबूत तो मैं अब लेकर आऊँगी, लेकिन आपके सामने नहीं, आपकी बीवी के सामने। अब अपने आप को तैयार करें। मुस्कान हार मानने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखती थी, इसलिए इसकी धमकी देने वाली बोली, और इसकी धमकी पर न जाने क्या सोच कर सनान ने इसे रोक लिया। कितने पैसे चाहिए तुम बताओ मुझे, जितने पैसे चाहिए, जो चाहे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म करो, यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये मुझे ये सब कुछ अपने घर तक नहीं लेकर जाना। हम ना अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि गेस्ट आ गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने ना इससे पहले जितने भी रिकॉर्ड किया ना, वो उसको मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया था कि लाइक मेहमान आ गए हैं, एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। बट एपिसोड यहाँ पर एंड नहीं हो रहा, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। 6 का थर्ड पार्टी, चलें स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये 7th कर लेते हैं हम इसको। वो न जाने क्या सोचते हुए बोला तो मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आपको क्या लगता है मुझे आपका पैसा प्रॉपर्टी चाहिए? नहीं सनान साहब, सिर्फ आपका नाम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी दुनिया के सामने मेरे और अपने रिश्ते को कबूल करें। जिस तरह से जर्निश आपकी बीवी है, मैं भी आपके साथ एक बहुत मजबूत ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस वजह से मुझसे निकाह किया था, लेकिन निकाह हुआ था। व्हाट द शिट मैन, यार इनका निकाह हुआ हुआ था। उफ। और अब आपको इस निकाह को पूरी दुनिया के सामने कबूल करना होगा, और ये भी कबूल करना होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता मुस्कान। मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तुमसे निकाह सिर्फ़ एक गलती थी। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं, कभी नहीं बनाना चाहता था। ये सिर्फ़ एक मजबूरी थी जो मैंने तुम्हारे भले के लिए की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी नेकी मेरे गले पड़ जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़कर कभी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। तो मैंने आपसे कब कहा कि आप अपनी बीवी को छोड़ दें? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस तरह ज़रनिश आपकी बीवी है, आपने इसे अपने सारे हकूक़ दिए हैं, वैसे ही मैं भी आपकी बीवी हूँ। मुझे भी मेरा सारे हकूक़ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में आपके नाम से जानी जाऊँ। ऐसा मुमकिन नहीं है मुस्कान, कभी भी मुमकिन नहीं। मैं कभी तुम्हें अपना कभी भी अपना नहीं सकता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रनिश से मोहब्बत करता हूँ और इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ़ एक चीज़ दे सकता हूँ, और वो है तलाक। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी ज़िंदगी का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी भी करवा दूँगा। लेकिन इस सब को यहीं ख़त्म कर दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जो चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ज़निश को धोखा नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं भी। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं निकलती, कहीं कोई जगह नहीं है। तुम सिर्फ़ एक गलत रिश्ते की तरफ भाग रही हो। मैंने ये निकाह सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी मदद के लिए किया था, तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ ख़त्म कर दो ये सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर सकता मुस्कान। मैं एक बहुत आम सा इंसान हूँ, मुझे वैसा ही रहने दो। मुझे मत उलझाओ इन चीज़ों में। मैं अपनी बीवी के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। मुझे उलझनों से खौफ़ आता है, और तुम मेरी बीवी को नहीं जानती। अगर इसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो वो मर जाएगी। अगर इसे ज़रा भी तुम्हारे बारे में अंदाज़ा हुआ तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। प्लीज़, ये सब कुछ मेरे बस से बाहर है। वो इसे देखते हुए इल्तिजा करता, नहीं सनान, आप इसे समझाएं, इसे प्यार से बताएं। हो सकता है वो आपकी बात मान जाए, हो सकता है वो मेरी सिचुएशन, मेरी कंडीशन को समझ जाए। मैं जानती हूँ वो बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है। हो सकता है
हो सकता है वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सौतन को बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ किसी दूसरी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस बात को कबूल करो। वो बेहद गुस्से से इसकी बात काटते हुए बोला, मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ ना, इसे आपके साथ मत भूलें। आप पर पहला हक मेरा है। आप पहले मेरे शौहर हैं, बाद में किसी और के सनान। मैं आपको 10 दिन का वक्त देती हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर आप जर्निश को मेरे बारे में बता दें, मेरे बारे में खुद बता दें, वरना मैं बता दूंगी सबूत के साथ। फिर आपका इसके साथ ताल्लुक़ ख़राब हो या आप इसको छोड़कर जाएँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त अब मैं आपको नहीं दे सकती और आप मेरी मजबूरी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और जहाँ तक सबूत की बात है, तो 10 दिन के बाद मैं सबूत अपने साथ लाऊँगी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर कहती तेज़ी से कदम आगे की जाने बढ़ा चुकी थी और जाते-जाते इसे मज़ीद टेंशन में डाल गई थी। सना सही, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। इसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, इसकी खूबसूरती से तैयार पाया था, उसके चेहरे की परेशानी नोट किए बिना कहने लगी, कहीं नहीं, बस नीचे गया था। वो निगाहें चुराते हुए आगे बढ़ने लगा, जब अचानक जनिश ने इसका हाथ थामते हुए अपना सर इसके कंधे पर रखा। क्या हो गया, नाराज़ हो गए मुझसे? मैं तो मजाक कर रही थी, बस ऐसे ही तंग कर रही थी आपको, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? और प्यार से शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए इसे मनाने की कोशिश करने लगे। नहीं जनिश, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही नीचे चला गया था, तुम गलत समझ रही हो। वो आहिस्ते से इसके बाल सहलाता इससे अलग होते हुए सोफे पर बैठ गया। गलती इसकी अपनी थी तो बुला, इससे नाराज़ क्यों होता? लेकिन वो इसे इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता था। मुस्कान का जिक्र भी इसकी ज़िंदगी में बर्बादी ला सकता था। वो जानता था ये मौजूद कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसने तो सिर्फ इंसानियत के नाते मुस्कान से निकाह किया था, इसकी मदद के लिए। लेकिन वो कहाँ जानता था कि इंसानियत इसके गले पड़ जाएगी, वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अगर इसके वहमो गुमान में होता तो वो कभी भी मुस्कान की मदद करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अगर 10 दिन के बाद मुस्कान खुद जनिश के सामने आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में बर्बाद होते नहीं देख सकता था। ये आपकी शर्ट पर दाग कैसे लगा? सनान साई इसके करीब सोफे पर बैठते हुए शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखने लगी तो वो बुखला कर रह गया। ये मुस्कान के लिप्स का निशान था, वही बेबाक अंदाज में नीचे इसके गले लगी थी। वो इसे यकीन था ये इसी की लिपस्टिक का निशान है। वो इसे समझ नहीं आ रहा था वो जनिश को क्या जवाब दे। ये मैं तो ऐसी ऐसी लिपस्टिक नहीं लगाती, खैर शायद मेरा ही लग गया होगा। रुके, मैं आपको दूसरी शर्ट निकाल कर देती हूँ, आपको उलझन हो रही होगी इसमें। वो इसके करीब से उठती हुई अलमारी से इसके लिए दूसरी शर्ट निकालने लगी थी। जनिश का यकीन इसे शर्मिंदगी में मुब्तला कर रहा था। इसका दिल बार बार कह रहा था कि वो खुद से इसे सब कुछ बता दे, लेकिन वो अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसे यकीन था अगर जनिश को इसके बारे में कुछ भी पता चला तो वो इसे छोड़ देगी। वो कभी एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी जो इससे निकाह से पहले ही किसी और के निकाह में शामिल हो चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर जनिश ने इससे अलग होने का फैसला किया तो वो खुद भी टूट जाएगी और अपनी जनिश को टूटते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। कुर्दम बिल्कुल ठीक कह रहा था, रिश्ते यकीन पर बनते हैं। इससे पहले ही जनिश को एतबार में लेकर सारी हकीकत इसके सामने बयान करनी चाहिए थी। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, इसे इस मसले का अपने तरीके से हल करना था। आराम से उठे ना, छोड़े ना मुझे, सुबह हो गई है, देखें अब तो रोशनी भी अंदर आ रही है, क्या सोच रहे होंगे? वो रवानगी से बोलते बोलते अचानक खामोश हो गई। शायद इसे याद आ गया था कि वो घर पर नहीं बल्कि इस वक्त भी जंगल के कैंप में मौजूद है। हाँ, लेकिन इस पर दराम साईं के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। इसे खुद में तकिए की तरह कैद किए हुए आहिस्ता से आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा। कौन क्या सोचेगा जानम साईं, मुझे भी तो बताओ, कहीं तुम घर को मिस तो नहीं कर रही? इसके गर्दन में मुंह छुपाते हुए वो बेखुद लहजे में गोया हुआ था। मिस तो कर रही हूँ, लेकिन मैं घर वालों को नहीं, बाहर जानवरों की बात कर रही हूँ। देखे ना बाहर कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं, चलें बाहर चलते हैं। वो उसे देखते हुए कहने लगी, गालिबन रात को तुम्हें इन्हीं सब आवाज़ों से खौफ आ रहा था। वो तो मैंने अपने खदशात पेश करते हुए तुम्हें इससे डर से बाहर निकाला, और ना तो तुम, वरना तुम तो रात को काम काम कर बेहोश होने वाली थी, और अब तुम्हें यही से सारी आवाज़ें प्यारी लग रही हैं। वो इसे रात का मंजर याद दिलाते हुए बोला तो इसके गाल पर सुर्खी सी फैल गई, जिसे देखकर वो लुत्फानंदोज हुआ था। जी नहीं, मैं इन जानवरों के नहीं, बाहर के परिंदों की बात कर रही हूँ। चले ना बाहर चलते हैं, नेचर की खूबसूरती को नेचर की खूबसूरती को देखते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इन्हीं जंगलों में देखने को मिलता है, वहाँ गाँव में जाकर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है हम इस खूबसूरती को महसूस करें। वो बड़े प्यार से इसकी दाढ़ी सहलाते हुए कहने लगी। तो दराम साईं को अपनी दाढ़ी के साथ ये छेड़छाड़ का अंदाज बेहद मीठा लगा था। हाँ जी, बिल्कुल नेचर की खूबसूरती और नेचर कॉल। दराम साईं खबरदार, जो आपने ऐसी वैसी कोई बात भी की, जल्दी से बाहर चले, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस उठें। वो इसकी बात काटते हुए बोली तो दराम का कहकर इस खूबसूरत माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी था। दराम साईं, हम यूँ पागलों की तरह इस जंगल में घूम रहे हैं, गाड़ी में चिप्स के पैकेट हैं, वही खा लेते हैं। मुझे इस तरह से यहाँ घूमना फिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या पता ये जगह कितनी डेंजरस हो, हमें वापस चलना चाहिए। वो इसे अपने साथ न जाने कहाँ लेकर जा रहा था, जबकि इसके साथ साथ इसका हाथ थामती चलती
चलती दर बोले जा रही थी जब राम ने एक दरख्त के नीचे रुककर ऊपर का जायजा लिया। वो चिप्स खाकर तुम्हारा पेट भरता होगा जानम सही। वो तुम्हारी खुराक है, मेरी नहीं। वो सब कुछ खाकर मैं खुद पर जुल्म नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना होगा, और मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए तुम मेरे लिए वो फल तोड़ोगी। वो दरख्त के ऊपर फल देखते हुए कहने लगा। दर ने हैरानगी से देखा। राम सही, ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो दरख्त तो इतना दूर है, मैं इस दरख्त तक कैसे पहुंचूंगी? और मैं चढ़ूँगी कैसे दरख्त पर? वो ज़रा सोचे तो सही, मेरे तो हाथ भी बंधे हैं। वो उसे समझाते हुए बोला। तो राम ने एक नज़र इसके हाथ को देखा, फिर हाँ में सर हिलाया। हाँ जानम साईं, तुम्हारे हाथ बंधे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें दरख्त पर चढ़ने के लिए कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से ऊपर की तरफ उठाऊंगा और तुम फल तोड़ दोगी। यकीन करो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलो चेक करते हैं। वो अगले ही लम्हे से टांगों से पकड़ता ऊपर की जानिब उठाकर अपना हाथ भी ऊंचा कर चुका था, ताकि इसके हाथ को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। पहले तो दर घबरा गई, लेकिन फिर इसे अपने शोर की भूख की परवाह थी, इसीलिए इसके लिए फल तोड़ने की कोशिश करने लगी। आराम से ही और ऊंचा करें, वो फल मेरे हाथ से बहुत करीब है, मैं इसे तोड़ूंगी। ये एप्पल है और देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। वो उसकी मासूम मालूमात में इजाफा करते हुए बोली। तो राम ने इसके बच्चों जैसे अंदाज पर मुस्कुराते हुए इसे और ऊंचा किया, और लम्हे में ही वो इस सेब तक पहुंचते हुए इसे तोड़ चुकी थी। तो राम ने इसके मकसद में कामयाब होते ही इसे आहिस्ते से नीचे करते ज़मीन पर उतार दिया था। देखे तो राम से ही, मुझे आपकी कितनी फिक्र है। मैंने सिर्फ आपके लिए, अपनी जान पर खेल कर आपके लिए ये फल तोड़ा है। वो सेब इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, लेकिन इससे पहले कि राम इसे हाथ से लेता, वो इसे अपने पीछे छुपा गई थी। ये तो मैंने उतारा है, इतनी मेहनत तो मैंने की है, मैं क्यों आपको दूं? वो लम्हे में ही बदल गई थी। तो तुम इसे खाना चाहती हो? ठीक है, खा लो, हम दूसरा उतार लेंगे। वो इसे देखते हुए फिर से दरख्त का जायजा लेने लगा। बाकी सेब काफ़ी ऊंचे थे। मैंने कब कहा कि मैं इसे खाना चाहती हूँ? मेरा तो गुजारा हो गया है अपनी खुराक से। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये एप्पल मैं आपको क्यों दूँ, क्योंकि ये तो मेरी मलकियत है। इसको तो मैंने इतनी मुश्किल से उतारा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने हाथ पैर मारा है, लेकिन इसे खींचकर तो मैंने ही उतारा है ना, इस हिसाब से तो ये मेरा हुआ। और जो चीज़ मेरी है वो तो जो चीज़ मेरी है वो तो मैं आपको तभी दूंगी जब आप मेरे लिए कुछ करेंगे। और न जाने क्या सोचते हुए इसे कहने लगे। जानम सही, तुम मुझे ये ना भी दो तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बताओ मुझे क्या करना है? आहिस्ते से इसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहने लगा। तो दर ने मुस्कुरा कर एप्पल इसकी जानिब बढ़ा दिया। ये लें, खा लें। फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है आपसे मनवाने के लिए, लेकिन मैं इसका हिसाब लूँगी, याद रखिएगा। इसे देखते हुए बोली। तो दराम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। क्या हम अभी होटल में वापस नहीं जा सकते? क्योंकि वो दूसरा कपल तो मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। कहीं वो दूसरा कपल खुद ही हार कर तो नहीं चला गया? ये यहीं जंगल के किसी और इलाके में, मुझे तो लगता है कि आसपास ही कहीं होंगे। शायद इसीलिए गेम को जीतने के लिए कुछ स्पेशल कर रहे होंगे। इसके साथ साथ चलती वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर रही थी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ख्याल है वो यहाँ हर ही नहीं, वो यहाँ है ही नहीं। वो हार मानकर वापस नहीं जाएंगे। वैसे भी वो कोई कपल नहीं है, और ना ही मुझे वो कपल लगता है। वो इसके साथ साथ चलते हुए बोला। तो दर ने रुक कर इसे देखा। इसके रुकने पर वो भी रुक कर देखने लगा। कपल नहीं है क्या मतलब? वो कपल ही तो है, तभी तो कह रहे थे कि हम से बेहतर कोई नहीं है यहाँ पर। दर क्या तुम्हें वो दोनों देखने में अच्छे लगते हैं? मेरा मतलब है, इन दोनों का साथ तुम्हें ठीक लगता है? न जाने इसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मुझे तो वो कपल काफ़ी ओवर लगता है। ऐसा लगता है जिसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसे इसमें कुछ रियल महसूस नहीं होता। वो एक बार फिर से चलने लगी। तो दराम साईं भी इसके साथ साथ कदम उठाने लगा। हाँ, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ जायज़ रिश्ते में होती है। वो दोनों मियाँ बीवी नहीं, बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और वो लड़की घर से भाग कर आई हुई होगी, और वो इसी जंगल में कहीं छुप कर बैठे हैं, ताकि इनके इस लड़की के घर वाले इसे ढूंढ न सके। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं होटल में था। होटल के मैनेजर ने मुझे बताया कि एक कपल यहाँ छुप कर बैठा हुआ है। खैर, हमें क्या लेना देना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। दफ़ा करो, चलो अब अपने बारे में बातें करते हैं। इसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए वो बात ही ख़त्म कर गया था, जबकि दर को ये जानकर अफसोस हुआ था कि कोई कपल नहीं है, बल्कि इनकी तो शादी भी नहीं हुई। वो तो ये सोच वो तो ये सोच समझे हुई थी कि वो दोनों शादीशुदा हैं, और देखने में भी वो दोनों शादीशुदा लगते थे, और एक ही कमरे में रहते थे एक साथ। इस घने घने जंगल में रात के अंधेरे में वो बिना निकाह के कैसे बेखौफ रह रहे थे। ये तो पाकिस्तान था, जहाँ इन सब चीज़ों पर पाबंदी थी। दर ने तो लंदन जैसे आज़ाद माहौल मुल्क में भी अपनी सोचों को कभी भटकने नहीं दिया था, लेकिन शायद फ़र्क सोच का था। हर इंसान अपना नज़रिया रखता है, लेकिन हर इंसान को अपनी सोच, अपना नज़रिया खुद तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि अपनी सोच, अपना नज़रिया दूसरों को थोपने से कोई खुद को दूसरे से बेहतर नहीं साबित कर सकता। लेकिन कुछ बातें हर किसी को समझ नहीं आती। रात के 8 बज रहे थे। ये इसका किचन में तकरीबन नावा
इसका किचन में 9वां या 10वां चक्कर था। साहिर साईं अब तक नहीं आया था। वो खुद को तैयार कर चुकी थी। आज इसने खुद अपने हाथों से साहिर साईं के लिए इसकी पसंद का खाना बनाया था कि वो कैसे भी कैसे भी खाकर बस इससे खुश होकर इसका ये नन्हा सा काम कर दे। अगर वो इसके लिए थोड़ी सी सिफारिश कर दे तो यकीनन इसका काम बन जाएगा, और इसे यकीन था कि वो इसे ज़रूर मना लेगी। थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन मुश्किल तो पेपर्स भी होते हैं, इसे भी तो हल करना पड़ता है ना। और फिर साहिर कोई गैर थोड़ी था, इसका शोहर था, और अगर एक शोहर अपनी बीवी को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। इसे इसे समझना होगा, और अगर वो नहीं समझा तो वो खुद ही काफ़ी है इसे समझाने के लिए। बस वो एक बार घर तो आ जाए। वैसे भी तो इसे इमोशनल ड्रामे तो घर में हर किसी पर चल जाते थे, तो फिर साहिर साहिर क्या चीज़ था। और वैसे भी वो कौन सा फ्री में इसकी मदद कर रही थी। वो तो डील के बदले डील करने वाली थी। वो इसे एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट देने वाली थी। वो इसका ये काम कर देगा तो बदले में वो भी इसकी हर बात मानेगी। वो जो भी कहेगा करेगी। यकीनन साहिर साहिर को इसकी ये डील बहुत पसंद आने वाली थी। यकीनन साहिर साहिर को इसकी ये डील बहुत पसंद आने वाली थी, और इसे यकीन था कि इसका गुस्सेला नशे इनकार हरगिज़ नहीं करेगा, और अगर इस काम के लिए इसकी थोड़ी बहुत मिन्नतें करनी भी पड़ी तो कर लेगी। ट्रिप पर तो इसे हर हाल में जाना चाहिए था। इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ता। पहले तो ठीक था, लेकिन इसने अपनी दोस्त से शर्त भी लगाई थी कि वो ट्रिप पर ज़रूर जाएगी और अपने बाबा साई से इजाज़त लेकर रहेगी, और वो दराम साई की बहन थी, हार नहीं मान सकती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे अपनी शर्त जीतनी थी, और अपनी शर्त को जीतने के लिए वो साहिर साईं की मदद भी लेने को तैयार थी। बहुत खूबसूरत जगह है ये सनान साईं पहले, लेकिन वो पहाड़ी इलाका तो अपनी मिसाल आप है। मैं सबसे ज़्यादा तो इसी जगह को मिस करती हूँ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे दोबारा वहाँ ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन आप मुझे वहाँ लेकर नहीं गए। इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए वो शिकवा करती हुई बोली तो सनान मुस्कुरा दिया। यार, हम कौन सा आज ही वापस घर जा रहे हैं। मैंने वादा किया है ना, तो ज़रूर निभाऊंगा। मैं तुम्हें ज़रूर वहाँ पहाड़ी इलाके में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी वो इलाका काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक महसूस हो रहा था। वो ऐसे रोमांटिक जगह को छोड़कर आने का दिल तो मेरा भी नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान के एक इलाके की खूबसूरती क्यों दिखाई जाए। खैर, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम वहाँ की होकर रह जाओगी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। सॉरी, वो भाभी आ गई थी और मैंने इसको पॉज किया और वो पॉज ही नहीं हुआ। खैर, छोड़कर आने का तो मेरा भी दिल नहीं करता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान के एक इलाके की खूबसूरती क्यों दिखाई जाए। खैर, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम वहाँ के होकर रह जाओगे, लेकिन फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। इसका हाथ थामते हुए इसे प्यार से अपने लबों से लगाते हुए बोला। वो इसे यहाँ मुस्कान के बारे में बताने आया था, लेकिन मुस्कान का जिक्र तो क्या, इसकी सोच ने इसे अजीब से कशमकश में डाल दिया था। अपने शोहर की ज़बान से किसी औरत का जिक्र सुनकर जनिश जिस तरह से रिएक्ट करेगी, इस सोच से इसे मुस्कान का नाम नहीं लेने दिया था। सनान साहब, आपका ध्यान किस तरफ है? कब से वेटर खड़ा है, ऑर्डर दें। वेटर काफ़ी देर से इसके करीब खड़ा सर ऑर्डर की रट लगाया जा रहा था, लेकिन सनान तो अपने ही सोचों में गुम। जनिश का हाथ अपने हाथ में थामे हुए था। जब जनिश ने इसका ध्यान वेटर की तरफ की जानिब दिलाया तो जिस पर इसने सीधा होते हुए फ़ौरन ही वेटर को ऑर्डर नोट करवाया था। मुस्कान इसकी सोच पर इस तरह बुरी तरह से सवार थी, और मुसलसल इसके मैसेजेस और कॉल ने इसे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि इसने अपना फ़ोन ही बंद करके होटल के कमरे में छोड़ दिया था। जनिश के पूछने पर इसने बस ये कह दिया था कि वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, लेकिन सच तो ये था कि मुस्कान की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता फिर से अंधेरा होना शुरू हो चुका था। इसने सुबह से सवेरे एक सेब के इस इसने सुबह से सिवाय एक सेब के और कुछ नहीं खाया था, और इसका भूखा रहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसे 2 से 3 बार चिप्स खाने की ऑफ़र की थी, लेकिन दराम की तरफ से हर बार इनकार ही आया था। जानम सही, हम वापस जा तो रहे हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ खा लेंगे, तुम उदास मत हो। इसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए वो उसकी परेशानी दूर करते हुए बोला, जबकि दर्द को इसका भूखा रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आराम से कुछ तो खा लें, आपने सुबह से एक सेब के अलावा और कुछ नहीं खाया। कि आपको भूख नहीं लगी? इस वक्त मेरी भूख से जान निकल रही है और आप कितने रिलैक्स होकर गाड़ी चला रहे हैं। कि आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी? वो हैरान थी। नहीं, मुझे भूख बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, और जब मुझे भूख लगेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी वापस जा रहे हैं ना, तो होटल से कुछ ना कुछ खा लूँगा। लेकिन मेरे चक्कर में तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? तुम तो खाओ। क्या हुआ, चिप्स से दिल भर गया? हाँ, अब मुझे खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है इन्हें खाने को। मुझे अब असली वाला खाना चाहिए। अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता कि इस चैलेंज के बारे में, तो यकीन करें मैं वहाँ से कुछ ना कुछ खाने की ज़रूर लाती। लेकिन इस कपल ने नो कपल ही नहीं कपल है ही नहीं, लेकिन कपल होने के ड्रामे कर रहा है ने चैलेंज
चैलेंज ये अचानक से किया, जिसकी वजह से मैं इतनी तैयारी भी नहीं कर सकी। सारी तैयारी तो शुमाली इलाके जाने की थी। वो तो शुक्र है इस तरफ जाने के लिए हमने कोई ना कोई तैयारी कर रखी थी, वरना न जाने क्या हाल होता है जंगल में हमारा। आहिस्ता से इसके कंधे पर सर रखते हुए वो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। जब कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ कम होना शुरू हो गई थी, तो राम समझ चुका था कि वो नींद में जा रही है। इसका सर ठीक से अपने कंधे पर रखता वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर चुका था, जबकि थोड़ी ही देर में दर नींद में उतर चुकी थी। होटल ज़्यादा दूर हरगिज़ नहीं था, और इसे अपना फ़ोन भी कल से बंद कर रखा था। जिसने इसने जैसे ही अपना फ़ोन ऑन किया, इसे अपने मोबाइल पर बाहर से आने वाले नंबर की कॉल नज़र आई। बार बार फ़ोन किसने किया था वो नहीं जानता था, लेकिन जिस शिद्दत से फ़ोन किया गया था यकीनन कोई ख़ास बात थी। लेकिन फिर भी इसके लिए इस वक्त दर से ज़्यादा अहम कुछ नहीं था। तभी तो वो फ़ोन को एक तरफ रखते हुए दोबारा गाड़ी ड्राइव करने लगा था। जो कोई भी था वो यकीनन दोबारा फ़ोन कर सकता है था, इसीलिए इसे परवाह नहीं थी। अगर इस इंसान को इससे ज़्यादा अहम काम हुआ था तो वो दोबारा फ़ोन कर लेगा, लेकिन इस वक्त वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। ये वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका और इसकी बीवी का था, जिसमें वो किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप आगे साहिर से मैं कब से आपका इंतज़ार आने का इंतज़ार कर रही हूँ। उसने जैसे ही घर में कदम रखा इसे अपने इंतज़ार में पाया। आपको पता है आज मैंने सिर्फ़ आपके लिए 2 घंटे लगाकर आपका पसंदीदा करेला बनाया है। वैसे मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी कि आपको क्या पसंद होगा और क्या नहीं, लेकिन मैंने गैस कर लिया। यकीनन आपको करेले पसंद होंगे क्योंकि आप इतने कड़वे हैं। मेरा मतलब है कि आप मेरे कड़वे साईं हैं। इसने अपनी बात पर पर्दा डालने की छोटी-सी कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी बात को पकड़ता वो एक बार फिर से बोलना शुरू कर चुकी थी। वो मैंने सोचा कि आपको और कुछ पसंद हो या ना हो, करेले ज़रूर पसंद होंगे। यकीनन ये आपकी टॉप लिस्ट में पसंदीदा चीज़ होंगी। इसलिए मैंने अम्मा साईं से पूछा और फिर उन्होंने भी हाँ की मोहर लगा दी थी। उन्होंने कहा कि आपको ये सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन डोंट वरी, मैं सिगरेट के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो आपको पसंद नहीं बल्कि मोहब्बत है। और वैसे भी मैं हर चीज़ में आपकी सिगरेट को थोड़ी ना घुसाऊँगी। हर इंसान की अपनी पसंद होती है। जैसे आपको सिगरेट पीना पसंद है और मुझे ट्रिप पर जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं ट्रिप पर जा नहीं सकती क्योंकि आपने इनकार कर दिया। अब आपने बाबा साईं के सामने इतनी बड़ी वजह रख दी है तो उन्होंने तो इनकार करना ही था। जाविश हम खुद सारी फैमिली जा रहे हैं। वो बस इतना बोलते हुए सिगरेट निकाल चुका था, लेकिन दोस्तों के साथ अपना ही मज़ा होता है, अलग लेवल होता है दोस्तों के साथ। ना हम खूब इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय तो फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला था, लेकिन दोस्तों के साथ इंजॉय करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा साईं के सामने मैं गाने तो नहीं गा सकती, दोस्तों के सामने गा सकती हूँ। बाबा साईं के सामने मस्तियाँ नहीं कर सकती, लेकिन अपने दोस्तों के सामने कर सकती हूँ। जैसे दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आता है। आप अपने दोस्तों के साथ गए होंगे ना कभी किसी ट्रिप पर। वो तेज़-तेज़ बोलती, इसके सामने कुर्सी रखी, ना जाने क्या-क्या ऊट-पटांग हरकत कर रही थी, जबकि साहिर साईं खामोशी से इसके सामने बैठा इसे सुने जा रहा था। इसके चेहरे पर छाई बेज़ारी से साफ ज़ाहिर था कि वो उसकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन जाविश ने हिम्मत ना हारी। इसकी गैर दिलचस्पी को बिल्कुल भी बुरा मनाए बगैर अपनी ही बोले चली जा रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि सारी बकवास करने के बाद मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसीलिए यूँ फ़िज़ूल में बोलना बंद करो और जल्दी से खाना दो, भूख लगी है मुझे। वो बेहद सख्त लहजे में गोया हुआ था। खाना तो रोज़ खाते हैं ना, मेरी बातें तो नहीं सुनते, इसीलिए पहले मेरी बातें सुनो। और वैसे भी मैं अब आपकी बीवी हूँ। चले बीवी ना सही, मलकूहा हूँ, और मलकूहा बीवी सेम ही होता है। और जिस तरह से बीवी की बातें सुनी जाती है, इसी तरह मलकूहा की उम, मनकूहा की बातें भी सुनना भी फ़र्ज़ है आप पर। पहले आप मेरी बात सुनें, पूरी सुनें, समझे, और फिर मैं आपको खाना दूँगी। मैंने बहुत प्यार से आपके लिए वो कड़वे करेले बनाए हैं। देखिए मैं लंबी चौड़ी बातों में नहीं पड़ना चाहती, सीधी बात है। देखिए, मैं लंबी चौड़ी बातों में नहीं पड़ना चाहती, सीधी बात है। मैंने आपको एक डील देनी है। वैसे भी तो आप ज़मीनों में डीलिंग का काम करते हैं ना। मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने अगर किसी का काम करना हो तो दूसरा बदले में आपका काम करता है ना, इसी तरह आप मेरा काम कर दें, बदले में आपका काम कर दूँगी। आप जो कहेंगे मैं वो कर दूँगी। बस मेरा एक ट्रिप पर जाने का इंतज़ाम कर दें, प्लीज़ 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 साहिर साईं। सिवाय आपके इस वक्त कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। धराम साईं, अदा साईं यहाँ है नहीं कि बाबा साईं के सामने वो मेरी सिफ़ारिश करते, तो अम्मा साईं तो मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए प्लीज़ आप ही मदद कर दें। देखिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किस करो अभी और इसी वक्त। वो इसकी बात काटते हुए अपनी सिगरेट का लंबा कश लेकर बोला, तो इसकी चलती ज़बान लम्हे में थम गई थी। आए मिस्टर धरामशाह, हम आप ही का इंतज़ार करते। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। जो जो हो चुका था, इसीलिए हमें परेशानी हो रही थी। अब हम खुद ही पहाड़ी की तरफ आने वाले थे आप लोगों की तलाशी के लिए, लेकिन दूसरा कपल कल ही वापस आ गया था। यकीनन रात के 3 बजे के करीब इन्हें जंगल का ये रास्ता अच्छा नहीं लगा। शायद वो हार मान गए थे, इसीलिए इनकी वापसी होगी। चैलेंज मुकम्मल ना कर पाने की वजह से वो लोग हार गए, इसीलिए होटल की
तरह से हम आपको 4 रातों और 3 दिन के लिए दुबई का एक खूबसूरत ट्रिप दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही मुनफ़रिद और खूबसूरत सफ़र होगा। इसका खर्चा हमारा होटल उठाएगा। आप जब भी चाहें जा सकते हैं। वुडकरन की तरफ बढ़ाते हुए इन्हें इनाम देने लगा। क्या वो कपल वहाँ नहीं जा पाए? अब वो इसे देखते हुए सवाल करने लगे। नहीं, सिर्फ वो लोग आज चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और वैसे भी वो हार गए हैं, और ये इनाम किसी हारी हुई टीम को तो नहीं मिल सकता ना। मैनेजर ने मुस्कुराकर बताया था, लेकिन हम अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। मेरा मतलब है, हम दुबई वगैरह जाने में इंटरेस्ट नहीं है। हम अपना ये ट्रिप किसी और को देना चाहते हैं गिफ्ट में। आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वो मैनेजर से पूछने लगा, तो मैनेजर ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं सर, ये ट्रिप आपका है। आप जितने आप जीते हुए हैं, आप जैसे चाहें भेज सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता मुस्कुराता हुआ वहाँ से जा चुका था। आराम से, आप किसे भेजने का इरादा रखते हैं? मैं मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपने कहा था हमारा हनीमून ट्रिप 1 महीने का है। अभी तो हम अपने बाकी के दिन भी यहीं पर ऐसे ही एंजॉय करेंगे। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बिल्कुल भी किसी और कंट्री में नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे लग रहा है आप हमारी जगह किसी और को भेजने का इरादा रखते हैं। बहुत अच्छी सोच है। कोई और कपल खुश हो जाएगा और हम यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय करेंगे। दर ने खुशी होते हुए कहा, तो दराम मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जगह किसी और कपल को भेजना चाहता हूँ। अंदर चलते हैं, यहाँ बाहर सर्दी हो रही है। मुझे आगे चलने का इशारा करते हुए कहने लगा, जब दर का ध्यान अपने हाथ पर गया जहाँ कल से अभी तक इस लोहे की मजबूत हथकड़ी बंधी हुई थी, और कल से अब तक इन दोनों को इस हथकड़ी की ऐसी आदत हो गई थी कि इसे खोलना इन दोनों को याद ही ना आ रहा था। इसका हाथ खींचने पर इसने पीछे मुड़कर देखा और खुद भी मुस्कुरा दिया। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया। काफी नजदीकी की वजह बनी है ये हम दोनों के। मुझे तो इससे प्यार हो गया। वैसे एक बात है जानम सही, अगर ये हथकड़ी सारी जिंदगी भी तुम्हारे हाथ पर बंधी रहे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। हमारे हाथ पर बंधी रहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों इसके साथ भी आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ऐसे पाकीज़ा बंधन में बंधे हुए हैं कि कोई भी चीज़ हमें एक दूसरे के करीब रखने का बहाना बन सकती है। लेकिन ये सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, तो काफ़ी यादगार था। और इंशाल्लाह जल्द ही इन चीज़ की कहानी अपने बच्चों को सुनाऊंगा। इसका हाथ थामते हुए अंदर जाते हुए बेसाख्ता बोला, तो दर के गालों पर सुर्खी छा गई। ओ, तुम ब्लश कर रही हो, अच्छी लगती हो इस तरह। खैर, मुझे हर तरह से अच्छी लगती हो, और किस किस रूप की तारीफ करूं, तुम्हारे सारे रूप कातिलाना है। वो काउंटर के जाने जाते हुए उसे मजीद शर्माने पर मजबूर करने लगा, जबकि इसका अल्फाज पर दर की गर्दन मजीद झुकने लगे, और इसका ये शर्माया शर्माया स्वरूप दराम साहब को बेहद पसंद था। सनान साहब, आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ उठा लीजिए, मुझे सख्त नींद आ रही है। पता नहीं कौन है जो बार बार फ़ोन किया जा रहा है, वो भी रात के 2 बजे। यकीनन कोई बहुत ज़रूरी बात करनी होगी इसे, तभी तो इस वक्त फ़ोन कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए। वो आधी सोई आधी जागी कैफियत में बोल रही थी। इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जबकि सनान खुद भी गहरी नींद में था, लेकिन इसके मुसलसल जगाने पर इसे इसे जागना पड़ा। जनिश का हाथ इसके सीने पर था, जबकि इसकी कमीज पकड़े अच्छा खासा झंझोड़ चुकी थी। सनान ने आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा, और फिर दूसरी जानिब इसके फ़ोन पर पड़ी, जहां मुस्कान का नंबर जगमगा रहा था। तुम सो जाओ, मैं देख लेता हूँ। वो इसके सर पे प्यार से हाथ फेरता हुआ वो अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुआ था। मुस्कान के नंबर पर नज़र पड़ते इसने आगे फ़ोन आगे बढ़कर फ़ोन उठा लिया, और बेड से उतरता वो तेज़ी से खिड़की की जानिब चला गया था, लेकिन तब तक कॉल बंद हो चुकी थी। इसने फ़ोन का लॉक खोलते व्हाट्सएप ऑन किया, जहाँ पर बहुत सारे मुस्कान के मैसेजेस आए हुए थे, जिनमें कुछ कागज़ात की तस्वीरें थीं। इन कागज़ात को वो बहुत अच्छी तरीके से पहचान गया था। ये वो सबूत था जो वो जल्द ही दनिश को दिखाने का इरादा रखती थी, और यकीनन इसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब उसकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेती, और फिर चाहकर भी वो दनिश पर एतमाद में नहीं ले सकता था। इसने मैसेज सीन कर लिए थे, और इसके बाद एक और मैसेज आया था, जिस पर लिखा लिखा था, मिल गया सबूत, या और भी सबूत चाहिए? आपकी बीवी के लिए यही सबूत काफ़ी होगा, या फिर ये भी चाहिए? इस मैसेज के बाद एक और कागज़ की तस्वीर मिली थी, जिसमें इसका पहला निकाहनामा था, जो पूरे रीत और रवाज से मुकम्मल किया गया था। निकाहनामा झूठा हरगिज़ नहीं था। ये बात वो अच्छी तरीके से जानता था, और यकीनन जनिश के लिए ये इतना सब कुछ काफ़ी था। इसे दोबारा से कॉल आने लगी, तो वो एक नज़र बेड पर की जानिब देखता कमरे से बाहर निकल चुका था। फ़ोन अटेंड करके कान से लगाया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे साथ की गई नेकी मेरे लिए सज़ा बन जाएगी। वो सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया था तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई हुर्फ ना आए, और कोई तुम्हें जान से ना तुम्हारी जान ना ले सके। इस वाहियात रस्म से बचाने के लिए मैंने क्या किया, वो जालिहाना सोच ख़त्म करने के लिए मैंने एक कदम उठाया। लेकिन अगर मुझे अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ इस तरह से मेरे सामने आएगा, तो यकीन करो मैं तुम्हें मरने देता। काश मुझे पहले ये पता होता, मैं तुम्हारी मदद के बारे में सोचता भी ना। न जाने कौन सा मनहूस वक्त था जब मैंने वहां गया। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए लंदन लेकर गया, यहाँ तक कि वहाँ की नेशनैलिटी तक दिलवाई कि तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे गले पड़ जाओगे। मुस्कान वो कराया, तो अब आप मुझ पर इस चीज़ का एहसान जता रहे हैं, मुझे बार बार इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन एहसान करने का मतलब ये नहीं होता सनान साहब कि आप अपनी मनमानी पर उतर आए। आप मेरे साथ चाहें जो भी करें, मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रहूं। आप मुझे बीवी होने का हक
का हक नहीं देना चाहते हैं, मुझे दुनिया के सामने कबूल नहीं करना चाहते। ये बात मैं पिछले 3 साल से खामोशी से मानती आई हूँ और कभी आपके सामने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगी, क्योंकि इस बार सवाल मेरा नहीं, मुझे आपका नाम नहीं चाहिए और ना ही मैं आपसे आपकी दौलत माँगती हूँ। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चुप करो मुस्कान, चुप कर जाओ मुस्कान, खुदा के लिए बंद करो ये सब कुछ। मेरा तुमसे ये तुम्हारे तुम्हारे साथ जुड़े किसी भी रिश्ते से कोई ताल्लुक, जब मैं सिरे से तुमसे किसी तरह का कोई बात रखना ही नहीं चाहता, तो क्यों गले पड़ रही हो मेरे? मैंने तुम्हें निकाह के रोज़ ही बता देता कि तुमसे मैं किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। तब तुमने भी यही कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से अपने तरीके से गुजारना चाहती हो, तुम पढ़ना चाहती हो और मैं तुम्हारी इस कदम में तुम्हारे साथ था। इस फैसले पर हाँ की मोहर तुमने लगाई थी कि तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तो फिर अब क्यों तुम ये सब कर रही हो? जवाब दो मुझे, आखिर चाहते क्या हो तुम? इसे समझ नहीं आ रहा था वो इस किस्से को किस तरह से ख़त्म करेगा। वो मुस्कान को जरिश के पास पहुँचने ही नहीं देना चाहता था। मैं क्या चाहती हूँ आपको बता चुकी हूँ सनान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस मेरी ये बात मान ले। मैं इस चीज़ को कबूल ही नहीं करता तो कैसे मानूं? देखो मुस्कान, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना रास्ता बदल लो। तुम्हारे जनिक को ये सब कुछ बताने से क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। यही इस खेल का एंड है, याद रखना। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसी जगह सब कुछ ख़त्म कर दोगे तो यकीन करो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए जितना मुझसे हो सके इतनी आसानी करने की कोशिश करूँगा। वैसे यकीन दिलाते हुए बोला, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सनान, मेरी डिमांड अभी वही है जो पहले थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जर्निश को सब पता चलने जाने के बाद आप क्या करेंगे। मुझे तलाक की धमकी तो हरगिज़ मत दें, मैं आपकी किसी धमकी से नहीं डरती, लेकिन आप एक बात कान खोल कर सुन लें। मुझे नहीं पता कि जर्नी सच जाने के बाद आपके साथ रहेगी या नहीं, आपको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाएगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत इस तरह की हकीकत कबूल करके अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर पाती। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें फ़ैसला कर सकें। फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि सनान की परेशानियों में एक बार फिर से इज़ाफ़ा हो गया था। वो खामोशी से अपने कमरे में लौट आया, जहाँ जर्निश अब तक गहरी नींद में थी। वो बेड पर जाने की बजाय वहीं सोफ़े पर बैठ गया। जर्निश इसके बिल्कुल सामने थी, बेहद मासूमियत और चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून लिए वो ख्वाबों को की दुनिया सजाए हुए थी। वो इसके ख्वाबों की दुनिया इस तरह से लुटते नहीं देख सकता था। इसका दिल चाहता था कि वो उसे सब कुछ बता दे, लेकिन इसके छोड़ जाने का डर भी इस पर हद दर्जा हावी हो रहा था। सीधा बोलें कि आपने नॉवल बढ़ाना है इसी वजह से। मजाक करती हूँ मैं, आप लोग सीरियस ले जाते हैं। एक लिसनर ने मुझे कहा, आप बहुत ओवर करती हैं, प्लीज़ इस बात का माइंड कर लीजिएगा। तो मैं उनको कहना चाहूँगी, बुलशिट, मैं किसी भी चीज़ का कोई माइंड नहीं करती। जो लाइक मुझे अप्रिशिएट करता है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, और जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करता उसको मैं डायरेक्ट रिपोर्ट मारती हूँ। तो आपको भी रिपोर्ट ही मारी है मैंने, ठीक है ना? और आपके खिलाफ मैं एक्शन ले सकती हूँ, बट मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आप जैसी फिर आप में और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? और वो सिर्फ़ खामोशी से इसके लिए दिनों के गुज़ारने का अफ़सोस कर रहा था। क्या कहा आपने? इसके अल्फ़ाज़ मुँह में ही कहीं गुम होने लगे। वो बेयकीनी से सामने वाली कुर्सी पर बैठे शख़्स को देख रही थी, जो कैसे दिलेरी से इससे किसकी डिमांड कर रहा था। मैंने कहा, किस करो मुझे? तुमने ही तो कहा था तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो और मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो। डील के बदले डील करना चाहती हो, तो अगर तुम्हें मेरी डील मेरे साथ डील करनी है तो मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और मेरी ये डिमांड है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा साईं से तुम्हारे ट्रिप पर जाने की सिफारिश करूँगा, लेकिन मेरी डील ये है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो वाला सिस्टम। मैं किसी किसी पर कोई एहसान नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर हूँ मैं, काम के बदले काम करने पर यकीन रखता हूँ। अब तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंज़ूर है तो ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम्हें मेरी शर्त मंज़ूर नहीं तो अपना ये काम किसी और से करवा लो। वो बेनियाज़ी से कहता है, एक और सिगरेट सुलगाने लगा। आपको इतनी ज़्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए साहिर साईं, इससे लीवर ख़राब होता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। और तो और फिर नशेई भी बोलते हैं और तो और लोग फिर नशेई भी बोलते हैं। इसके दूबदू सिगरेट लगाने पर वो बोले बिना ना रह सकी, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था। लीवर मेरा, गुर्दे भी मेरे, तुम्हें कोई मसला या किसी और को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और जो लोग मुझे नशेई कहते हैं, कहते रहे, मुझे इनका नशेई कहना अच्छा लगता है। खैर तुम ये सब कुछ छोड़ो, हम अपनी डील के बारे में बात कर रहे थे। वो इसके इतने अहम तरीन लेक्चर को नज़रअंदाज करता फिर से बात घुमाने लगा। कौन सी डील, कौन सा ट्रिप? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो आपको खाना देने के लिए नीचे आई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, इसे उम्मीद ना थी कि ये मीसना नशेई इससे इस तरह की कोई डिमांड करेगा। सबके सामने तो कैसे एटीट्यूड दिखाता था, और इसके सामने कैसे डर से डरने से
धड़ल्ले से किस मांग रहा था। किसी की मजबूरी का किस तरह से फ़ायदा उठाना है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो दिल ही दिल में इसे बहुत सारी गालियाँ देती, इसके लिए खाना गर्म करने लगी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब इसे अपने बेहद करीब गर्दन पर गर्म सांसों का लम्ब महसूस हुआ। इसने घबरा कर पीछे की जानिब देखना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि किचन काउंटर के दोनों साइड पर इसके हाथ थे और वो बेचारी बीच में कैद होकर रह गई थी। क्या तुम जानती हो तुम्हारी सरगोशियाँ आवाज़ किस हद तक बुलंद होती हैं? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी बड़बड़ाहट की आवाज़ शायद यहाँ से हवेली के बाहर तक भी जाती हो? इसे अपने कानों के बेहद करीब इसकी आवाज़ सुनाई थी। ये तो वो खुद भी जानती थी कि इसकी बड़बड़ाहट काफ़ी बुलंद होती है और इसकी सरगोशियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती हैं। सना, जर्निश और सानिया को भी यही मसला था। वो अपनी सोचों सबके सामने ज़ाहिर करती थी, "न न नहीं, नहीं तो मेरी सरगोशियाँ बुलंद नहीं हैं, आपके कान बहुत पतले हैं।" इसने फ़ौरन खुद को बचाने की नाकाम सी कोशिश की थी, जिस पर ज़ाहिर-सा के लबों की तराश में मुस्कुराहट आकर गायब हुई थी। "मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने नहीं कहा कि लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना जानता हूँ, या मैं किसी को ब्लैकमेल करता हूँ?" इसकी गर्म सांसें अब इसे अपने गर्दन पर महसूस होने लगी। वो इसके करीब झुका इसे सवाल कर रहा था, जबकि इसे अपने करीब महसूस करते हुए जाविश के हाथों में पसीना आने लगा। इसकी इंतहाई गुर्बत इसे बेहद परेशान कर रही थी। इसका वजूद कांपने लगा था और वो इसके बेहद करीब खड़ा इसका हाल बेहाल कर रहा था। जाविश ने खुद को बहादुर ज़ाहिर करने के लिए गर्दन अकड़ाकर चूल्हे की आग बंद की थी और पास रखी प्लेट में इसके लिए खाना निकालने लगी। "खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा।" दोबारा इसने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, वो अभी तक इसके बेहद करीब खड़ा था। साहिर-शाही ने आहिस्ता से इसके हाथ से प्लेट लेकर करीबी टेबल पर रखी और वो अभी तक इसका रास्ता यूँ ही ब्लॉक किए खड़ा था। "खाना तो मैं खा लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे ट्रिप पर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमने अपनी किसी दोस्त के साथ इस हवाले से शर्त लगा रखी है।" वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा तो जाविश ने बेयकीनी से निगाह इसके चेहरे पर डाली। "ये बात इसे कैसे पता चली? ये आपको कैसे पता कि मैंने किसी से शर्त लगाई है?" वो अपनी हैरत पर ज़्यादा देर कंट्रोल ना कर सकी थी। "मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ मासूम लोमड़ी, तुम्हारी कोई भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं है, ये बात याद रखना। और अब तुम मेरी डील के बारे में बात करो। तुम ट्रिप पर जा सकते हो और बदले में तुम्हें सिर्फ एक किस करना होगा।" वो उसके सामने खड़ा अपनी डील की तफसील बताने लगा। वो वाक़ई सचमुच में सब कुछ जानता था। इसका ट्रिप पर जाना ज़रूरी था, इसीलिए तो वो इसका फ़ायदा उठा रहा था। "लेकिन आप मुझे किस करना क्यों चाहते हैं?" वो बेहद परेशानी से कहने लगी। "क्योंकि मुझे नशा होने लगा है तुम्हारा, और मैं ये नशा पूरा करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किस चाहिए, तभी मेरा नशा पूरा होगा।" वो एक ही लम्हे में इसे जवाब दे चुका था। यकीनन इसे इसका जवाब की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, लेकिन वो जान चुकी थी कि नशा करने का मतलब ये होता है, ये किस चीज़ की आदत हो जाना, और जो चीज़ आदत में शामिल हो जाए इसका मिलना कितना ज़रूरी होता है। "मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए," वो गर्दन अकड़ा कर बोली। "टाइम क्यों चाहिए तुम्हें? लड़के, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें परसों हर हाल में ट्रिप पर जाना है।" वो उसे घूरते हुए कहने लगा। तो एक तो वो इसके लिए इतनी मदद करने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो इस लड़के के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कौन-सा वो उसे पहली बार किस करने की बात कर रहा था, इससे पहले भी तो वो इसे कर चुका था। "हाँ, मुझे सोचने के लिए वक़्त चाहिए, मुझे फ़ैसला करना है कि आपकी डील अच्छी है या नहीं। अब ऐसे भी तो डील नहीं की जा सकती ना, पहले सोचना पड़ता है, और हो सकता है मुझे आपसे बेहतर कोई अच्छी डील मिल जाए।" वो सोचते हुए इसका दिल चुराने की कोशिश कर रही थी। "ठीक है, जितना चाहे वक़्त ले सकती हो, लेकिन ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए हो सकता है। जब तुम्हारा दिल इस ऑफ़र पर आ जाए, तब तक यहाँ डील ख़त्म हो जाएगी।" वो टेबल पर बैठकर सुकून से खाना खाते हुए इसे एक और धमकी भी लगा चुका था, जिसकी जाविश ने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।